हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र मैगजीन आपके सामने पेश है। दिसंबर 2020 का ये संस्करण है। 52 पेजेस इसके अंदर हैं और 22 रुपये की मैगजीन ये मार्केट में मिलती है। आप चाहें खरीद सकते हैं, वरना नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और राइट, तो अगर हम मैगज़ीन का थीम देखें तो मैगज़ीन का थीम था डिजिटल इंडिया। बहुत ही अच्छा थीम है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इसके अंदर हैं। डिजिटल इंडिया का यूज़ दिखाया गया है इन द हेल्थ केयर सेक्टर, इन द एजुकेशन सेक्टर, इन द रूरल इंडिया और द एग्रीकल्चर सेक्टर ईटीसी। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा मैगज़ीन का संस्करण यहाँ पर देखने को मिला। मस्ट है आपके लिए, आपको ज़रूर से ही पढ़नी है। उससे पहले हम इन सब चीज़ों को तो देखेंगे, बट यूपीएससी के लिए ये मैगज़ीन नहीं लिखी जाती। हम हर वीडियो में यही चीज़ें बताते हैं। ये सरकार लिखती है अपनी तारीफ़ करने के लिए, तो आपको बच करके चलना है उन सब चीज़ों से जो कि यूपीएससी के काम की नहीं है। ठीक है, तो इस मैगज़ीन को सिर्फ पढ़ाने का मकसद यही है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर करें जो यूपीएससी के काम की नहीं है। अच्छा, पीएचडी नहीं करनी इस मैगज़ीन के ऊपर कि डिजिटल इंडिया है तो हम इसके ऊपर पूरी पीएचडी करेंगे, नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ देंगे जो बिल्कुल भी काम की नहीं है। आगे चलें तो फर्स्ट पेज पर आते हैं। पता चलता है कि एक मीटिंग हुई जिसका नाम था ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। मोदी जी ने दूसरी कंट्रीज़ के बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर के यहाँ पर मीटिंग की। मीटिंग में कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। मोदी जी ने बताया कि इंडिया ने कितनी बहादुरी से कोरोना वायरस को जो है वो फोर्ट किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया का जो नेशनल करेक्टर है और इंडिया की जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो इससे पता चलती है। इंडिया ने अपने जो रेसिडेंट थे उनको बाहर की कंट्री से वापस लाया थ्रू द वंदे भारत मिशन और द मिशन सागर। ठीक है, ठीक है, तो इन मिशंस के थ्रू इंडिया ने ये सब काम किया। अच्छा, इसमें बात क्या हुई? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, तो सारी बातें इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही हुई होंगी। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है इंडिया को 2024 तक, ये विज़न रखा गया इसका। ठीक है, इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत शुरू किया है। भाई, हमने, इन्होंने सारे नेताओं को बताया कि हमने आत्मनिर्भर भारत शुरू किया है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं हम इंडिया को थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हमारी मदद कीजिए। आगे बात ये देखें, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इज स्टिल ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो वेरी वास्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स आर इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी शुरू किए हैं अभी अभी, जिनके ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके ऊपर भी बात की कि हमने इंडिया में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स स्टार्ट किए हैं जिससे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने बताया कि जो राउंड टेबल है इसका यूज़ द कंट्रीज स्ट्रेंथ इन टेक्नोलॉजी टू बिकम अ ग्लोबल सेंटर इन इनोवेशन एंड एम्स टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल डेवलपमेंट यूजिंग द इमेंस ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर टैलेंट। तो यही बताया कि हमारे देश में जो है इनोवेशन की, स्टार्टअप्स की, यूनिकॉर्न्स की या इनोवेटिव आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है और इनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, और वो हम इस समिट के थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहते हैं। ये भी देखिए, 1.13% राइज देखने को मिला है एफडीआई इन्फ्लो में इन द लास्ट 5 मंथ्स कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर जितना एफडीआई इन्फ्लो हुआ था उससे 13% ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिला है इंडिया के अंदर। ठीक, अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस दैट इंडिया हैज़ एन एम्बिशियस प्लान टू इन्वेस्ट 1.5 ट्रिलियन अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखिए, ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, 102 रुपए खर्च करना चाह रहे हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए अगले 5 सालों में। ठीक है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इंडिया के अंदर अगले 5 सालों में। 102 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर हम इसमें खर्च करेंगे। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से यहाँ पर उठाया गया था, उसको हमने यहाँ पर कवर किया। ये आर्टिकल का प्रीफेस है, इसको नहीं पढ़ते हैं, सीधे अंदर आर्टिकल्स में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पर चलते हैं। और राइट, पहला ये है कि रियलाइजिंग द डिजिटल इंडिया थ्रू इट्स डिफरेंट पिलर्स। डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके कुछ पिलर्स हैं। उन पिलर्स के थ्रू डिजिटल इंडिया को समझने की कोशिश इस आर्टिकल के अंदर की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि पहला ही आर्टिकल है, अभी आपको इसके बारे में कम पता होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं शुरू करूँ इसको रीड करना, तो आपके सामने अगर कोई भी ऐसे लिखने को आता है तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत आपको होती है, वो यहाँ से मिलेगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, इसकी चर्चाएं हम सुन रहे हैं 2015 से। 1 जुलाई 2015 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, गौर फरमाइए। ठीक है,
ओके, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ये लाइन तो आपको रट लेनी है डिजिटल इंडिया की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए। ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है, ये इसका विज़न है। और राइट, द विज़न अंडर the vision areas under this program as delineated by the ministry includes the digital infrastructure as a core utility to every citizen। हर एक सिटीज़न डिजिटल इंडिया में पार्टिसिपेट करे और जो डिजिटल तरीके हैं उनको अपनाएं। गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, हर एक सिटीजन के हाथ में स्मार्टफोन हो और वो सारी जो काम है वो लगभग डिजिटल तरीके से करे। इन चीज़ों का हमारा ये बेसिकली मकसद है इस योजना का, ठीक है। ओके, कंट्री का साइज़ बहुत बड़ा है, 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन तो अभी है, ठीक है, और ये बढ़ने की भी उम्मीद पूरी है। उसके लिए हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हाई स्पीड इंटरनेट। तो ये कंट्री की बहुत बड़ी नीड है, क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसिटीज़ ऑफ द नेशन। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाना है तो हाई स्पीड इंटरनेट तो रहना पड़ेगा और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आपके मजबूत रहने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे दिमाग में कब आया कि हमें ऐसा ई गवर्नेंस करना है और जनता को ई सुविधाएं प्राप्त करानी है, ऐसे ऐसे पोर्टल बनाने हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब हमारी समझ में आया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया था हमने 2005 में, नहीं आप कहो इसको 2006 में कहो, ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलत छाप दिया। 2006 में इसको यहाँ पर इनिशिएट किया गया था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को। इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ई गवर्नेंस एकमात्र वे है जिसके थ्रू हम पब्लिक सर्विस की जो डिलीवरी है वो अपने सिटीजन्स तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर फरमाइए, ई गवर्नेंस एज अ वे फॉरवर्ड फॉर एंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। तो ई गवर्नेंस सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड कराना है टू द पब्लिक, और इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह का जो यूज़ है वो बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। ऑलराइट, the Digital India program took one step ahead and aspires to provide seamlessly integrated services across departments and jurisdictions by adopting a single window framework। अच्छा, it also promoted the use of open source and open APIs to ensure interoperability। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंटरऑपरेबिलिटी का इशू भी शॉर्ट आउट किया गया। क्या था इंटरऑपरेबिलिटी का इशू? एक योजना दूसरी मिनिस्ट्री की योजना से एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उसके लिए यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी का इशू उसको सोल्व किया गया, ठीक है। और राइट, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे यूपीआई के अंदर आता है, आप एक बैंक पेमेंट से, जैसे एयरटेल का है तो उससे आप वोडाफोन का रिचार्ज नहीं कर पाते थे बट आप अब कर पाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है, इस चीज़ को ख़त्म यहाँ पर किया गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल लिटरेसी की, इज़ अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ की एलिमेंट, नेसेसरी की एलिमेंट है, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो। क्योंकि 1 बिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, तो उसके लिए हमें ये सब काम करने पड़ेंगे, लिटरेसी तो देनी पड़ेगी, वरना आपको पता है कि साइबर क्राइम्स भी कितनी जल्दी होते हैं। फिर कॉमन सर्विस सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 ये दोनों भी क्रिएट किए गए हैं टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ ह्यूज सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क और ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जाएं, उसके लिए ये सब प्रोग्राम्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बेसिक जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अगले पेज पर चलें तो पॉइंट नंबर 1 शुरू कर दिया। किस चीज़ का पॉइंट नंबर 1 शुरू किया है? ये पॉइंट है आपका पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर 9 पिलर्स होते हैं, उन 9 पिलर्स का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। हम इनको किस तरीके से देखेंगे आप वीडियो में देखते रहिए। ब्रॉडबैंड हाईवेज़, ब्रॉडबैंड हाईवेज़ का मतलब क्या है? देखिए, दिस पिलर has three component including broadband for rural, broadband for urban and national information इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 कंपोनेंट इस अकेले पिलर के अंदर आते हैं। पहले तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसके अंदर ब्रॉडबैंड हाईवेज, उसके अंदर आपके 3 पिलर फॉर रूरल, फॉर अर्बन एंड नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में आपने सुना होगा, अंडर द ब्रॉडबैंड फॉर रूरल। तो ये जो ब्रॉडबैंड फॉर रूरल वाला प्रोग्राम है, एक पिलर है, उस पिलर के अंदर आता है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा रहे हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए लाइट की स्पीड से, ठीक है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर है। उसके बाद अंडर द
ब्रॉडबैंड फॉर अर्बन प्रोजेक्ट द मिनिस्ट्री एम्स टू यूटिलाइज वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर फॉर सर्विस डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन अर्बन ब्रॉडबैंड में हम सर्विस डिलीवरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा पिलर आता है द नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका एम है टू इंटीग्रेट इंडियाज़ नेटवर्क एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट हाई स्पीड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना इसका काम है। क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो बेसिकली आपको क्या रखना है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसके अंदर एक पिलर है ब्रॉडबैंड हाईवे, उसके अंदर 3 पार्ट हैं, फॉर रूरल, फॉर अर्बन एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। उसके नीचे एक एक एग्जाम्पल करके लिख दो कि रूरल के अंदर आपका आ जाता है यहाँ पर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, उसके फिर अर्बन के अंदर आ जाता है आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और द सर्विस डिलीवरी ऑपरेटर को ठीक करना। फिर नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करना और हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, ऑलराइट। फिर दूसरा पिलर देखें तो पता चलता है यूनिवर्सल एक्सेस करानी है मोबाइल कनेक्टिविटी। ठीक है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। अभी इंडिया के अंदर 71 करोड़ पीपल्स जो हैं वो यहाँ पर चलाते हैं मोबाइल, और ये बढ़ने की उम्मीद है कि 2020 के लास्ट तक ये 73 या 74 करोड़ हो जाएगा, और 2022 के लास्ट तक ये 83 करोड़ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद अंडर दिस पिलर द मिनिस्ट्री एम्स टू कनेक्ट ओवर 50,000 विलेजेस विच डू नॉट हैव मोबाइल कवरेज विद एन एम टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। इस वर्ड को यूज़ कीजिए अपने डिजिटल इंडिया के ऐसे में। डिजिटल डिवाइड को कम करना है। ठीक है, जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से लोग बाग इसको एडॉप्ट करें। ठीक है, ये होता है डिजिटल गैप, इस गैप को कम करना है और 50,000 विलेजेस को कनेक्ट करना है जिनके पास अभी मोबाइल नहीं है। और ये सब काम दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है इस पिलर के अंदर। ठीक है, आगे बात करें तो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम ये शुरू करना है। क्या करना है इस प्रोग्राम के अंदर? फॉर अनेबलिंग एक्सेस टू पब्लिक इंटरनेट फॉर द कॉमन पीपल। पब्लिक इंटरनेट प्रोवाइड करना है फॉर द कॉमन पीपल, जैसे कि पीएम वानी स्कीम लॉन्च की है अभी अभी। ठीक है, ये इस आपकी बुक में नहीं मिलेगी, बट कभी योजना मैगजीन आगे पढ़ोगे या कुरुक्षेत्र पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। पीएम वानी यूज़ की गई है, दिसंबर में ही लॉन्च की है, इसीलिए इसमें नहीं है। तो पब्लिक इंटरनेट प्रोवाइड करना है, फ्री वाईफाई देने की बात वहाँ पर की गई थी, कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू ही बात की गई है। तो इन चीज़ों को देखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। CSE 2.0 कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट एम टू एस्टेब्लिश अ सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क ऑफ 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे एट ग्राम पंचायत लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसको ऐसा का ऐसे ही याद रखना है। कितने? 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स यहाँ पर खोले जाएंगे। और राइट, ये पिलर दिए हुए हैं, 9 पिलर्स हैं, 9 के 9 पिलर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पिलर ब्रॉडबैंड हाईवेज, दूसरा यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग। अभी इन सबको ऐसे ही पढ़ेंगे, तब आप इनका हेडिंग देखते रहिए। ये देखिए, ई गवर्नेंस जो फोर्थ पिलर है वो यही है कि ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजीज़, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव गवर्नेंस मैकेनिज्म। ई गवर्नेंस का मतलब अभी अभी बताया कि जैसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया गया था, तो इसका जो कहने का मतलब है, यहाँ देखिए आप, अंडर दिस पिलर द गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट फोकस एरियाज इंक्लूडिंग द फॉर्म सिंप्लीफिकेशन एंड फॉर्म रिडक्शन। गवर्नमेंट जो फॉर्म भरवाती है, जैसे सब्सिडी भी लेनी है किसी को तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन कितनी है, फार्म का एरिया कितना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक, तो उन फॉर्म का सिंप्लीफिकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन और ट्रैकिंग ऐप्स लॉन्च करने हैं। ऑनलाइन रेपोजिटरीज बनानी है जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स रखे रहें। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सर्विस प्लेटफॉर्म। ठीक, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करनी है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वर्क फ्लो को कम करना है। ठीक है, वर्क फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है और उसका डिजिटल काम भी नहीं होता, कंप्यूटर भी अभी तक पुराने ही रखे हुए होते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर गैप को कम करना है, ये इस पिलर का जो है वो मकसद है। आगे चलें, पांचवा पिलर ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में सबसे पहले यही आता है कि जो इंडिया में शुरू किया गया, जब इंडिया ने पहली बार सोचा कि हम ई गवर्नेंस के थ्रू सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, तो वो पहला प्लान था 2006 के अंदर लॉन्च किया गया नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसमें हमने सोचा कि हाँ भाई अब ई प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज। ऑलराइट,
देखिए, अंडर दिस पिलर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैज़ आइडेंटिफाइड 44 मिशन मोड प्रोग्राम्स विच हैव बीन ग्रुप्ड अंडर द सेंट्रल स्टेट एंड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो किन किन सेक्टर्स में यहाँ पर ई डिलीवरी या इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज शुरू करनी है, ई क्रांति लाई गई। तो 44 ऐसे जो हैं सेक्टर्स चुने गए, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। ये इस तरह के सेक्टर्स यहाँ पर चुने गए। ठीक, और राइट, अगला जो पिलर है वो है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। ठीक, सभी को पता चले। दिस पिलर्स एम्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा जनरेटेड बाय द लाइन मिनिस्ट्रीज फॉर रीयूज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। लोगों को सब कुछ पता रहे, जैसे आरटीआई डालते हो तो आपको पता चल जाता है, तो वो आरटीआई इज़ अ मीडियम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो उस तरह का डाटा यहाँ पर आपको लाना है। लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा रहे कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह की चीज़ें कर रही हैं। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहनी चाहिए हर किसी सिटीज़न के लिए, ताकि उसको पता लगे। ये कैसे लाई जाएगी, तो वो है सोशल मीडिया। ठीक है, जैसे वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशंस बना दी हैं, इंटरेक्शन है सिटीजन्स के साथ डायरेक्टली, जैसे मन की बात वगैरह इस टाइम करते हैं। फिर एक प्लेटफॉर्म है जैसे माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिटीजन इंटरेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। और राइट, ओके, आगे चलें तो ये देखिए, सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट और स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स शुरू किए थे 1990s में। उससे पहले कंप्यूटराइजेशन आया था 1980s में। 1990s में डिपार्टमेंट और स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स आए। फिर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 देखने को मिला, और ई क्रांति आई 2014 में, जब स्कीम शुरू की गई लाइक मेक इन इंडिया और द डिजिटल स्किल प्रोग्राम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से पढ़नी है। अगला पिलर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया इज़ अ ग्लोबल हब इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक आज की डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक एज डीम्ड एज अ बैकबोन ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना है, इंडिया को डिजिटल बनाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तो आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, the ministry has been trying to change this scenario by bringing policy intervention to draw global interest for electronic manufacturing in India. इंडिया के अंदर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी हमने लॉन्च की गई है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की गई। 25% शेयर करना है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का, याद है, 100 मिलियन जॉब्स भी इकट्ठा करनी है यहाँ पर। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च करने हैं। ठीक, अच्छा, ये यहाँ पर कुछ स्कीम्स लिखी हुई हैं। द रीसेंट पॉलिसी इंक्लूड्स द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, दैट इज़ SPECS। इस स्कीम के बारे में पहले देखते हैं कि स्कीम क्या कहना चाह रही है। देखिए, यहाँ पर ये इंक्लूड किया गया है पिक, द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन सेमीकंडक्टर 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई। हेल्प करेगी ऑफसेट द डिसेबिलिटी फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक, इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने में जो कमियां आती हैं, डिसेबिलिटी है, उनको कम करने की कोशिश ये स्कीम यहाँ पर करेगी। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री, और स्ट्रेंथ करेगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को इन द कंट्री। देखिए, द स्कीम विल प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ 25% ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड। 25% तक इंसेंटिव भी देखने को मिलेगा कुछ गुड्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर, और ये अलग अलग तरह की और भी चीज़ें। बट बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और मजबूत करनी है इंडिया की स्थिति इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक, दूसरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI, फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर। तो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू करनी है। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये देखिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट करना है इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टू द ट्यून ऑफ 11,000 करोड़। तो इतने करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करना है इस स्कीम के थ्रू। विल जनरेट 3 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो इस स्कीम के अंदर 3 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करनी है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना है 15% से
35 से 40% लेकर के जाना है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू प्रोडक्शन। तो ये इस स्कीम के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है, इतना तो कम से कम याद रखिए ही। ठीक, उसके बाद द मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम एमसिप्स हैव बीन मोन्यूमेंटल इन द स्ट्रेथनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। तो सारी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ऑलराइट, अगला जो पिलर है, 8वां पिलर, वो ये है IT फॉर जॉब्स। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मोस्ट प्रोमिसिंग सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, गौर फरमाइए, इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, हम इसको गिरने नहीं दे सकते। हम इसी में लीड करते हैं, हमें इसको तो सस्टेन रखना ही रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, सेटिंग अप ऑफ BPOs एंड प्रोवाइडिंग IT ट्रेनिंग्स हैज़ बीन द बिगेस्ट फोकस ऑफ द पिलर अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का पिलर क्या है? IT फॉर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है IT सेक्टर के अंदर, किसके थ्रू? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के ज़रिए और द IT ट्रेनिंग्स के ज़रिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पर हमको प्रोवाइड करनी है ट्रेनिंग। ठीक है, जो इंडिया का यूथ है, रूरल यूथ है, यंग यूथ है, उसको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के ज़रिए वो यहाँ पर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी न किसी स्कीम में सहयोगी तो रहेंगे ही। ओके, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। आगे चलें तो 9th पिलर है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। ठीक, इसके अंदर क्या है? दिस पिलर कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बाकी के जितने भी प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बचे, वो सब यहाँ पर कंबाइंड कर दिए गए हैं, विच हैव इमीडिएट इफेक्ट ऑन द इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम। डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे IT प्लेटफॉर्म, और राइट एक सेकेंड, IT प्लेटफॉर्म फॉर मास मैसेजिंग। ठीक है, सभी को किसी चीज़ से आगाह कराना है कि हमने ये स्कीम शुरू की है, तो मास मैसेजिंग के थ्रू ये काम हो सकता है। क्राउड सोर्सिंग ऑफ ग्रीटिंग्स, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज। ठीक, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। वाईफाई प्रोवाइड करना ऑल यूनिवर्सिटीज़ में, सिक्योर ईमेल विद इन गवर्नमेंट, स्टैंडर्डाइज गवर्नमेंट ईमेल डिज़ाइन, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्कूल। ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग यहाँ पर नोट कीजिए, और इनके थ्रू हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ऑलराइट, ओके, तो ये 9 पिलर्स आपने यहाँ पर देखे डिजिटल इंडिया के। ऑलराइट, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी नोडल एजेंसी है। पूरे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को यही मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी। ठीक है, ओके, अब इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ दीजिए कि ये सब क्या लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बताया कि माई गोव जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटेड गवर्नेंस अंडर दिस प्रोग्राम। सीधे इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट का सिटीजन से इंटरेक्शन इसी ऐप के थ्रू, बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। ओके, अब दिक्कत यह है कि पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए? ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए पैसा कौन ला रहा है? तो द कंसिडरिंग द स्केल एंड एक्सपेंस of the program, several agencies are actively involved as stakeholders in enabling the digital India program। तो बहुत सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो कि मनी यहाँ पर दे रहे हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। सम ऑफ दोज एजेंसीज इंक्लूड द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटीज़, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, द नेशनल हेल्थ मिशन, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एंड सो ऑन। तो ये कई सारी मिनिस्ट्रीज़ का इकट्ठा प्रोग्राम है, कोई एक जना इसके लिए पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा आसान हैं, क्योंकि आप भी इन चैलेंजेस को सीधे झेलते हो। नो प्लान सस्टेन्स द फर्स्ट इम्पैक्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा हैं तो फिर आपका कोई भी प्लान सस्टेन नहीं करेगा। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? पहला चैलेंज देखो तो टेक्निकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, ये मैंने आपको बताया। इंटरऑपरेबिलिटी जो है इसको शॉर्ट आउट किया जा रहा है, अभी भी ये डेवलपिंग फेज़ में है।
दूसरा प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है, आधार कार्ड के ऊपर ही इतनी ज़्यादा प्राइवेसी हो गई थी। फिर सिक्योरिटी का इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, ये सब देखने को ज़्यादा मिलता है। एंड मल्टी सर्विस इंटरेक्शन हैव बीन कॉन्स्टेंटली फेस्ड बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं अंडर द टेक्निकल चैलेंजेस। आगे चलें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वही सब आ जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट और द सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, वो सब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी थ्रेट्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है अगर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। ओके, जो अगला इशू है वो ये है डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। डिजिटल इलिटरेसी का मतलब आप समझ रहे हैं, लोगों को नहीं पता, लोगों को बेसिकली बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती, तो फिर डिजिटल इलिटरेसी तो रहेगी ही रहेगी। अगले आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, ठीक है। With several central and state entities in play, ensuring coordination and communication is a key of optimizing national efforts toward bridging the digital divide of the country. Lack of high skill individual, ठीक है, तो स्किल नहीं है इंडिया के अंदर, स्किल नहीं है, वो प्रोवाइड करने के लिए स्कीम चलाई गई हैं। लैक ऑफ हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल, और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा हैं, बताइए कितनी डाइवर्स लैंग्वेज सिस्टम इंडिया के अंदर है। और बेसिकली जो इंग्लिश है वही मेजर सोर्स रहता है डिजिटल प्रोग्राम्स का, ठीक। अब जो गवर्नमेंट है वो तो कर रही है कि अलग अलग भाषाओं में अपनी वेबसाइट, अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करे, बट सभी कोई ऐसा नहीं कर सकते ना, इंग्लिश मस्ट हो जानी चाहिए। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, इनको तो कितना भी आप सीधा कर लो, ये तो चैलेंज रहेंगे ही। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वारंट्स ह्यूज बजट आउटले, तो बजट आउटले इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, इतनी सारी ऊपर अपने डिपार्टमेंट और द मिनिस्ट्रीज़ और कितने सारे एजेंसीज़ यहाँ पर बताई जो पैसा दे रही हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। अच्छा खासा चल रहा था और कोविड-19 के बाद ये सब मिक्स हो गया और ये यहाँ पर अभी गड़बड़ हो रही है। ओके, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, आप इनको एक्सपेंड करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है आगे, वे फॉरवर्ड क्या है। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि ब्रिज करना है इंडिया का डिजिटल डिवाइड, ठीक है। डिजिटल डिवाइड इंडिया का ब्रिज करना है, लोगों को डिजिटल इंडिया से कनेक्ट करना है, इतना काम तो हमें करना। कोविड-19 को भूल जाइए, ठीक। अच्छा, क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक बात पहले बता दूं, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने अभी चैलेंजेस भी पढ़े, यही चैलेंजेस हम पढ़ेंगे ई हेल्थ सेक्टर के अंदर, यही चैलेंजेस पढ़ेंगे हम ई एजुकेशन सेक्टर के अंदर, यही चैलेंजेस पढ़ेंगे हम ई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, यही चैलेंजेस पढ़ेंगे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड्स आपको हर जगह यूज़ करने हैं, बार बार उनको वहाँ पर नहीं पढ़ना, ठीक है। ई हेल्थ सेक्टर के अंदर भी सेम चैलेंजेस हैं, डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल इलिटरेसी है और वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हमने एक बार में देख ली, तो बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आरोग्य सेतु लॉन्च किया गया, ये फैसिलिटेट करता था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को इन द पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के दौरान हमने इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी इस ऐप की, तो ये ऐप बना दिया गया। इस तरह के और इम्प्रूवमेंट इंडिया के अंदर होने चाहिए डिजिटल एरिया में। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस ऑन टू एस्पेक्ट्स, नेमली द स्किल एनहेंसमेंट ऑफ इट्स वर्कफोर्स का स्किल एनहेंसमेंट करना होगा। डिमांड और स्किल के जो सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई के गैप को कम करना होगा। द फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट की इस तरीके से प्लानिंग लेकर के चलना होगा कि वो सस्टेन रहें, वो आगे भी चलते रहें। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, इनको शॉर्ट आउट करना होगा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। एडेक्वेट फीडबैक एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हैव टू बी पुट इन प्लेस इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस द फ्यूटाइल एंड सब ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज मैन पावर, बजट, प्राइवेट फंड, etc। फीडबैक इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स ऑफ एनी, मतलब मॉनिटरिंग ऑफ द एनी स्कीम, ठीक है। आपने कोई स्कीम लॉन्च की, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, उसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि स्कीम की क्या हालत है, ठीक है। उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि क्या और मैन पावर की ज़रूरत है, क्या और बजट आउटले की ज़रूरत है, क्या प्राइवेट सेक्टर से फ़ंड लेने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह।
ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, अभी तो पढ़ा कि डिजिटल इलिटरेसी जो है वो एक बहुत ही बड़ा हर्डल यहाँ पर है, तो उसको कम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, चाहे इंटरनेट पेनिट्रेशन के थ्रू कीजिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाइए, कुछ भी कीजिए, बट ये आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ड्राइविंग इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट्स, ओके। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, बताइए कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर इसमें जो है वो मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन सबको आप पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड कीजिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स के तहत, पीपीपी मॉडल्स के तहत यहाँ पर आप इन चीज़ों को चला सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिटीजन्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व कीजिए इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, वो बताएंगे कि क्या दिक्कतें डायरेक्ट आती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए। टैक्स इंसेंटिव एंड क्विकर क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट कुड ऑल्सो फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ओके। तो हमने इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर 9 पिलर्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और वे फॉरवर्ड डिस्कस किया, चैलेंजेस डिस्कस किए, क्या क्या चैलेंजेस हैं और इन पिलर्स के अंदर क्या है वो चीज़ें भी डिस्कस की। इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ नहीं देखना, ओके। अब आपको एक होलिस्टिक व्यू हो गया होगा कि हम इस मैगज़ीन के अंदर क्या करने वाले हैं, ऑलराइट। अच्छा, दूसरे आर्टिकल की तरफ आते हैं। दूसरा आर्टिकल है टूवर्ड्स द सर्व संतु निरामया इंडियाज़ ई हेल्थ रिवॉल्यूशन। ई हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हेल्थ सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डालना ई हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, सर्वे संतु निरामया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सभी स्वस्थ रहें, लेट ऑल बी हैप्पी, ठीक, ऑल बी हेल्दी, तो सभी स्वस्थ रहें, यही इसका मकसद होता है सर्वे संतु निरामया, ऑलराइट। क्या दिया गया है इस वाले पेज के अंदर, जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि क्या होता है ई हेल्थ। ई हेल्थ की 3 डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। पहली दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, दूसरी गई है यूरोपियन कमीशन के हिसाब से, और तीसरी एक जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च के हिसाब से, ठीक। तो हम इस वाली डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, हम WHO की डेफिनेशन को देखें। द कोस्ट इफेक्टिव एंड सिक्योर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन सपोर्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स। गौर फरमाइए, हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विलियंस एंड हेल्थ एजुकेशन। फिर से गौर फरमाइए, हेल्थ एजुकेशन, नॉलेज एंड रिसर्च। तो सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ नॉलेज एंड हेल्थ रिसर्च और सर्विलियंस में भी cost effective and secure use of information technology and communication technology, that is ICT, is the called the e-health, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखनी है। यूरोपियन कमीशन के हिसाब से देखें तो द यूज़ ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, द यूज़ ऑफ ICT टू मीट नीड ऑफ सिटीजन्स, पेशेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड द पॉलिसी मेकर्स। तो ये 2 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। ई हेल्थ के ऊपर कोई भी SCI शुरू कीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन से या फिर यूरोपियन कमीशन की डेफिनेशन से, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ड्स आपके पास नहीं होते, 250 वर्ड में आपको सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो जर्नल यहाँ पर पब्लिश किया गया था, जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च, इसने एक 10 ईज़ बताए थे ई हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो ये ईज़ अगर आप याद रख सकें तो इफ़िशियंसी, एनहेंस क्वालिटी, एविडेंस बेस्ड, ठीक है, एम्पावरमेंट, एनकरेजमेंट, एजुकेशन, इनेबलिंग, एक्सटेंडिंग ऑफ स्कोप, इथिक्स एंड इक्विटी। याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट हाँ 10 ईज़ के बारे में आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ पर यही है, इंडिया के अंदर चला गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अभी अभी 15 अगस्त को मोदी जी आए थे, ठीक है, और उन्होंने एक भाषण दिया था, ठीक है। 15 अगस्त 73 इंडिपेंडेंस डे, उन्होंने वहाँ पर ये लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो पॉइंट्स हम यहाँ पर डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 73rd इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर 15 अगस्त 2020 को, ठीक है क्या ये? अंडर दिस स्कीम हेल्थ आईडीज़ विल बी गिवन टू एवरी इंडियन सिटीजन। हेल्थ आईडीज़ दी जाएंगी, आपके पास आईडी होगी, उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है कि लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ये हेल्थ आईडी का क्या मतलब है?
हेल्थ आईडी का मतलब ये है कि उस आईडी के अंदर आपकी सारी डिटेल होंगी। आपको कौन सी बीमारी है, आपने उस बीमारी के लिए कौन से टेस्ट कराए हैं, आपने कौन से डॉक्टर्स के यहाँ विजिट किया है, आप कौन सी दवाइयाँ खाते हो और आपने कौन कौन से डायग्नोसिस लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ें उसके अंदर देखी जाएंगी। ये हेल्प करेगा, दिस विल बी वेरी यूजफुल एज इट इज़ पोर्टेबल एंड ईजिली एक्सेसिबल इवन इफ़ द पेशेंट शिफ्ट टू द न्यू प्लेस। अगर आप अपना डॉक्टर बदल रहे हैं तो दूसरा डॉक्टर आपकी आईडी चेक करके पता लगा सकता है आपको बीमारी क्या है, आप क्या खा रहे थे, आप क्या पी रहे थे, आपका डॉक्टर कौन था, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इज़ होलिस्टिक वॉलेंटरी, गौर फरमाइए ये वॉलेंटरी है, हेल्थ केयर प्रोग्राम विच विल इंटीग्रेट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड मेक अ डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बहुत बड़ा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनको पता चल जाएगा कि किसको कैंसर है, किसका इंश्योरेंस मतलब वो इंश्योरेंस के लिए राज़ी हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, और सेम प्रोग्राम है जैसे आधार कार्ड चलाए गए थे, और उसी की तरह ये एक यूनिक आईडी होगी जो कि मदद करेगी डिजी डॉक्टर प्रोवाइड कराने में, टेलीमेडिसिन में आप दूर से बैठे अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, ई फार्मेसी सिस्टम में हेल्थ केयर रजिस्ट्री एंड द पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, डिजिटली स्टोर किए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों में यहाँ पर हेल्थ मिलेगी। ठीक है, क्या मकसद है हमारा, क्या अचीवमेंट हम इसके द्वारा हासिल करना चाह रहे हैं? तो हम हासिल करना चाह रहे हैं कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पर बनाए। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है मोस्ट रिसेंट इन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे नया, सबसे आधुनिक, अत्याधुनिक डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करना चाह रहे हैं। नेशनल एंड रीजनल रजिस्ट्रीज बनाना चाह रहे हैं हेल्थ अकाउंट के ऊपर, टू एनफोर्स एडॉप्शन ऑफ ओपन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इग्नोर कर दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं। टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज क्लास हेल्थ एप्लीकेशन सिस्टम्स लॉन्च करने हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है, बाकी ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको ऊपर बताया गया। हेल्थ आईडी आपको याद रखनी है। नेशनल पोर्टेबिलिटी की बात हमने यहाँ पर कर ली, आप डॉक्टर चेंज करते हो तो पता चल जाएगी। टू प्रमोट द यूज़ ऑफ क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स भी यहाँ पर बन जाएंगे आपके। ठीक है, कुछ और ई हेल्थ सिस्टम्स भी हमारे पास हैं। अदर ई हेल्थ इनिशिएटिव, अदर ई हेल्थ इनिशिएटिव के अंदर आपका एक इनिशिएटिव आ जाता है द नेशनल हेल्थ पोर्टल। दैट नेशनल हेल्थ पोर्टल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स एंड स्टेक होल्डर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेशनल हेल्थ पोर्टल पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको अवेयरनेस मिल सकती है किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो। इस हेल्थ पोर्टल को 6 लैंग्वेजेस में जारी किया गया था, दैट इज़ हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, बंगाली और पंजाबी। और कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ भी फीडबैक देना है वगैरह, उन चीज़ों पर आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हो। ठीक, फिर हमने एक डैशबोर्ड भी शुरू किया है, ई हॉस्पिटल। ठीक है, ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ वर्क फ्लो बेस्ड आईसीटी सॉल्यूशन फॉर हॉस्पिटल्स स्पेशली मीन्ड फॉर द हॉस्पिटल्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स के लिए ई हॉस्पिटल्स डैशबोर्ड शुरू किया गया था। फिर आगे चलें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी यहाँ पर शुरू किया गया था जुलाई 2015 में। इट प्रोवाइड्स सर्विस टू सिटीजन्स फॉर टेकिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, पेमेंट कर सकते हो अपनी फ़ीस का, अपनी डायग्नोसिस रिपोर्ट्स देख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि ब्लड अवेलेबल है या नहीं है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स के थ्रू आप ये सब काम कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, मेरा अस्पताल। ये क्या है, ये पेशेंट फीडबैक को कैप्चर करने का मैकेनिज़्म है। पेशेंट ने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पर अपनी जो सर्विस है वो ली। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर जांच वाँच कराई और उसके बाद वो यहाँ जा कर के फीडबैक दे सकते हैं कि आपका अस्पताल इतना गंदा था, आपके अस्पताल में इतनी सुविधा नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप इसके ज़रिए देख सकते हैं। बाकी आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी कि कितने दिनों के अंदर फीडबैक का जवाब आ जाएगा। ठीक है, बस इतना काफ़ी। आगे चलें, ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, मतलब एक ही विंडो पर आपको मिल जाएं फार्मा इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स, सिटीजन्स और द डॉक्टर्स। यहाँ पर लॉन्च किया गया है सुगम। ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री। इट एनेबल्स ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, आप एप्लीकेशंस की ऑनलाइन सब्लिकेशन कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो
प्रोसेसिंग एंड ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल ऑनलाइन मेनली फॉर द ड्रग्स, कि कौन सी दवाई अवेलेबल है इंडिया के अंदर, नहीं है, ये किस स्टैंडर्ड की दवाई है, एंटीबायोटिक है, कैसी है, क्लिनिकल ट्रायल्स, एथिक्स कमिटीज़, मेडिकल डिवाइसेस, वैक्सीन एंड कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों का प्रोवाइड किया जाएगा आपको सुगम पोर्टल के जरिए, और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। ठीक, और राइट, अब ये कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस भी दी गई हैं। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, इनको आपको बेसिकली नहीं पढ़ना। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे वैक्सीन ट्रैकर है इंद्रधनुष प्रोग्राम के लिए, फिर और भी हैं जैसे इंडिया फाइट्स डेंगू और एनपी स्वदेश भारत, ये सारे मोबाइल एप्लीकेशंस यहाँ पर चलाए गए हैं। हालांकि अगर आप सर्च मारें तो वो सच में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर शुरू किया गया था, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वेब बेस्ड पोर्टल छोटे पोर्टल्स हैं, इन सबको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी अगर आपके पास डिजिटल ई हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप आयुष्मान योजना को वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, और अपनी कम से कम 50 वर्ड इस आयुष्मान योजना के तहत ही आप वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो। और भी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, इतनी छोटी स्कीम्स जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर ऐसे ही एक और छोटी स्कीम है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम और द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एप्लीकेशन। तो इस ऐप के ज़रिए आप मदर एंड चाइल्ड को ट्रैक कर सकते हो कि किसको कितना समय हो चुका है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड एप्लीकेशंस के ज़रिए आप ये सब देख सकते हो। फिर एक इनिशिएटिव है किलकारी इनिशिएटिव, इसके अंदर क्या है, आपको ऑडियो मैसेजेस दिए गए हैं, आपको कोई भी दिक्कत है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, चाइल्ड केयर डिलीवरी से रिलेटेड, टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करिए, वो आपको बता देंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टीवी पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम निक्षय। तो निक्षय पोर्टल किससे संबंधित है, निक्षय पोर्टल संबंधित है टीवी पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम से। ठीक, टोल फ्री नंबर दिया गया है, कोई भी जानकारी चाहिए इस पर कॉल कीजिए और आपको इसके बारे में बता देंगे। सेम है टोबैको सेसेशन प्रोग्राम, कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। ऑलराइट, उसके बाद एक प्रोग्राम है एम डायबिटिक प्रोग्राम, इसके अंदर भी टोल फ्री नंबर दिया गया है। डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इस नंबर पर कॉल कीजिए, वो आपको इसके बारे में बता देंगे। इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए ई हॉस्पिटल्स क्रिएट किए जाएंगे। ई सुश्रुत एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं। तो बेसिकली बहुत ही तुच्छी स्कीम है ये यहाँ पर, तो इसको आपको नहीं देखना। ई हॉस्पिटल प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे, ये सब हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें तो ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ ई औषधि पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ड्रग्स सचर्स एंड सर्जिकल आइटम्स to various district drug warehouses of state and UTs, district hospitals, their subsectors at CHCs, PHCs, etc. for the automation of the workflow of the procurement supply chain। कुल मिलाकर के ये कहना ये चाह रहे हैं कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं और द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व रह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू द डिफरेंट स्टेट यूटीज़ और द डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अलग से पोर्टल बनाया गया है ई औषधि। यहाँ पर आप इन्वॉल्व रह करके ये देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी चीज़ें हैं। ई रक्तकोष पोर्टल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपके चारों तरफ आपके इलाके के अंदर कितने जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स यहाँ पर हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी तक 124 ब्लड बैंक्स इससे ई रक्तकोष पोर्टल से रजिस्टर हो चुके हैं, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस राज्य में कितने ब्लड बैंक्स यहाँ पर लग चुके हैं। ई संजीवनी पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अनदर इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री, गौर फरमाइए हेल्थ मिनिस्ट्री का है, इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ई संजीवनी पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोविजनिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फॉर प्रोविजनिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज ई संजीवनी हैज़ साइलेंटली इन्वॉल्व द 3 की ऑब्स्टिकल्स। ई हेल्थ सेक्टर में 3 बड़े अड़चन जो आती हैं उनको यहाँ पर सोल्व करेगा ई संजीवनी पोर्टल। कौन से 3 बड़े ऑब्स्टिकल्स की अड़चन्स की बात यहाँ पर की जा रही है? वो बात की जा रही है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रूरल एरियाज़ में नहीं है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा ई संजीवनी पोर्टल। आप इसके ज़रिए डायरेक्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन,
ऑनलाइन। हाई बर्डन ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट सर्विस एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर हेल्थ केयर के लिए पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो फैसिलिटी ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं ई संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए। लैक ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएशन एट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल एंड लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हेल्थ रिकॉर्ड्स की कमी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, उसको भी यहाँ पर पूरा करेगा ई संजीवनी पोर्टल। वहाँ पर आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स भी रखे जा सकते हैं। तो ये है ई संजीवनी पोर्टल, और इसके ज़रिए आप यहाँ पर इन 3 बड़े जो अड़चन हैं उनको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ओके, और राइट, क्या कर सकते हैं आप इस पोर्टल के ज़रिए, वो यहाँ पर देखिए। रियल टाइम वीडियो ऑडियो बेस्ड टेली कंसल्टेशन आप अपने डॉक्टर के साथ कर सकते हैं, जो भी डॉक्टर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप उससे ई प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आपको वो ई प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, आप वहाँ से आप उसको दवाई वगैरह ले सकते हैं। टेली मेडिसिन नेटवर्क, एक बड़ा टेली मेडिसिन नेटवर्क क्रिएट होगा। दैट ई संजीवनी इज पुटिंग टुगेदर इज पोइज्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेली मेडिसिन सिस्टम। ई संजीवनी को कहा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टेली मेडिसिन सिस्टम, क्योंकि इसके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन का भी इसके अंदर प्रोग्राम है, डॉक्टर टू पेशेंट कंसल्टेशन का भी इसके अंदर प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन सिस्टम कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इंडिया के अंदर चल रही हैं। द ई संजीवनी प्लेटफॉर्म हैज़ 2 वेरिड फैसिलिटीज़। ये डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन का प्रोग्राम इसके अंदर है, इसके अंदर है पेशेंट टू पेशेंट कंसल्टेशन का प्रोग्राम भी इसके अंदर है। डॉक्टर टू डॉक्टर का मतलब ये हो जाता है D2D। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से अगर कुछ जानना चाहता है किसी भी मरीज़ के बारे में, जैसे हेल्थ आईडीज़ बना दी गई तो उसके बाद पता कर सकते हैं कि आपने इनको कौन सी दवाई दी थी, तो वो सब कंसल्टेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू। ठीक है, अब ये नहीं जानना कि डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन में कितने हेल्थ सेंटर्स एडोप्ट हो गए हैं वगैरह वगैरह। ठीक, और राइट, अब आपको ये भी चीज़ें पता ही होंगी थोड़ी थोड़ी तो, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी इंडिया के अंदर है, आयुष्मान भारत स्कीम। और इस स्कीम के बारे में तो पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना। ठीक, ये सब चीज़ें नहीं देखनी, ये भी चीज़ आपको, ये वाली इमेज भी आपके काम की नहीं है। ठीक, और राइट, इसके बाद अगर आप इस इमेज को देखें तो ये बताता है कि किस तरीके से ई संजीवनी पोर्टल यहाँ पर आपका वर्क करेगा। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। टोकन जनरेट होने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड का यूज़ करके आप वहाँ लॉगिन करोगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर लाइन लगी होगी, एक तरीके का वेटिंग रूम होगा, आपका नंबर उस लाइन में होगा। ओके, और वेटिंग रूम एक तरीके से वहाँ पर कहेंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा, आपको आपका डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करोगे और आप यहाँ पर खुश। ठीक है, तो ये आपका ई संजीवनी पोर्टल वर्क करेगा इस तरीके से, बस इतना आपको याद रखना है। फिर आगे चलें तो एक और प्लेटफॉर्म है ई विन प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक, तो इस पोर्टल के ज़रिए क्या करोगे, इट एम्स टू प्रोवाइड व्हाट, इट एम्स टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन स्टॉक। कौन सी वैक्सीन इंडिया के अंदर कितनी मात्रा में अवेलेबल है वो आपको इस पोर्टल के अंदर पता चल जाएगी। उसका फ्लो कि कौन सी वैक्सीन कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, एंड स्टोरेज टेम्परेचर अक्रॉस ऑल कोल्ड चेन पॉइंट्स इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जितने भी कोल्ड चेन स्टोरेज हैं वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कहाँ पर कितनी मात्रा में यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, डेंगू की वैक्सीन है या नहीं है, कोरोना की वैक्सीन है या नहीं है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक, उसके बाद आपको ये नहीं देखना कि कितने स्टेट्स इससे लिंक हो चुके हैं, कितने कोल्ड चेन बन चुके हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में बन चुका है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं देखनी। कोविड-19 ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है और इन सभी प्लेटफॉर्म्स को अच्छा करने की ज़रूरत है। ये है हमारा वे फॉरवर्ड। इट इज़ streamlining the vaccine flow network and maintaining a powerful contribution to the strengthening health system। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, वही लिखोगे कि इंडिया जो है वर्ल्ड war 2 और ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में आया था उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हो रही है जिसने इंडिया की इकोनॉमी को झिकोड़ के रख दिया है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कोविड-19 ने हमें ये सब बताया कि हमें इन सब चीज़ों को 100% एक्यूरेट करना होगा, उसके लिए इन सब प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है।
ठीक है, ऑलराइट। अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। अगला आर्टिकल है स्टडी प्रोग्रेस इन रूरल ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, रूरल ई गवर्नेंस में प्रोग्रेस को दिखाना है, प्रोग्रेस को बढ़ाना है। ऑलराइट, ओके। ये पैरा नहीं पढ़ना और ये वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। ये पैरा पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन के व्यू से। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और लार्ज पार्ट रहता है विलेजेस के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि अवर ई गवर्नेंस मॉडल मेक श्योर दैट इट इज़ एक्सेसिबल टू द रूरल मासेस इन द कंट्री। इंडिया के जो रूरल लोग हैं, रूरल सिटीजन्स हैं, उनको इन चीज़ों की एक्सेस प्रोवाइड हो। ठीक है, जितनी भी ई गवर्नेंस सर्विस हैं उन्हें ज़रूर प्रोवाइड हो, बाकी किसी को हो रही हों या ना हो रही हों, पर रूरल इंडिया के लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर लार्ज पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन का, और वो रिसाइड करते हैं इन द रूरल एरियाज़। ठीक, ई गवर्नेंस इज अ मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, गौर फरमाइए, गवर्नमेंट सर्विसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन एंश्योरिंग अ स्मार्ट। इसको यूज़ करना है आपको, स्मार्ट लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। स्मार्ट गवर्नमेंट क्रिएट करनी है। बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पर मिला है हमें, स्मार्ट गवर्नमेंट। इनको यूज़ करेंगे ऐसे में तो अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस की यहाँ पर डेफिनेशन भी देखी। ऑलराइट, वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करा है ई गवर्नेंस को कैसे, तो इतनी बड़ी मात्रा में वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है कि क्या होता है ई गवर्नमेंट। ठीक है, आपको पढ़ने की वैसे इसको ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप इस पर एक निगाह यहाँ पर मार सकते हैं कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ई गवर्नमेंट रिफर्स टू द यूज बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज द वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट। देखिए, मत पढ़िए, ठीक है, क्या पढ़ना है वही पढ़िए कि ई गवर्नेंस इज द मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन एंश्योरिंग अ स्मार्ट, दैट इज सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन वो यहाँ पर है, इससे भी अच्छी डेफिनेशन वो वहाँ पर दी गई थी, उसको आप वहाँ पर ज़रूर से देखिए। ठीक है, ओके। तो रूरल ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए हमने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भी हमने 2006 में बनाया था। सबसे पहले हमें इसी प्लान के ज़रिए पता लगी कि ई गवर्नेंस सर्विसेज शुरू करनी है। ठीक, तो डिजिटल इंडिया शुरू किया हमने, उसके 9 पिलर्स भी देखे कि कौन कौन से पिलर्स यहाँ पर डिजिटल इंडिया के हैं, उन सब पिलर्स को हमने थोरोली डिस्कस भी किया। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देखिए, ये रहा, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी के द्वारा सरकार क्या क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या क्या रिफॉर्म ला सकती है, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिए, फॉर्म सिंप्लीफिकेशन, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, आपको सब्सिडी लेनी है, आपको कुछ भी करना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, उस फॉर्म को सिंप्लीफाई किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको भर सकें। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों की यहाँ पर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप उनसे कह दें कि आधार कार्ड अपलोड करो स्कैन करके, भाई वो कैसे कर देगा, ठीक है, वो साइबर कैफ़े पर ही जाएगा और वहाँ से ही कर पाएगा। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग फॉर देयर स्टेटस वुड बी प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करनी चाहिए कि ये स्कीम इस समय इस फेज में है, आपका इतने रुपया बकाया है, वगैरह वगैरह। ऑनलाइन रेपोजिटरीज बनाई जा सकती हैं। आपने एक बार उसका आधार कार्ड का डाटा ले लिया तो आप बार बार मत लीजिए ना, उसके सर्टिफिकेट को इकट्ठा करके रखिए, रेपोजिटरी बनाइए। एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, आपने एक बार मान लो किसी स्कीम के अंदर बीपीएल फैमिली की आपने सर्वे के अनुसार आपने उनका डाटा ले लिया, बस डाटा ले लिया, आप बार बार स्कीम्स के लिए उस डाटा को यूज़ मत कीजिए। ठीक है, आप उसकी रिपोजिटरी बना करके रखिए और उसी डाटा को वहाँ पर बार बार यूज़ कीजिए। आप लोगों से बार बार डाटा ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल द आधार प्लेटफॉर्म फॉर यूआईडीआई पेमेंट गेटवेज, मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म्स, इन सबको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, इन सबको एक दूसरे से लिंक करने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा रूरल इंडिया के लोगों के लिए। ठीक है, बट ये सब हमें करना पड़ेगा, तो बेसिकली इतना ज़्यादा भी नहीं करो, पहले बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। नेशनल एंड स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवेज, इन सबको स्ट्रेथन करने की ज़रूरत है डिलीवरी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। इंटर ऑपरेबिलिटी का इशू मैंने आपको बताया, इसको शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ओके, देखिए, इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
इसका मतलब ये है कि आपने एक बार उनके आधार कार्ड का डाटा, उनकी मार्कशीट ले ली, तो फिर आप उनको बार बार दिक्कत मत कीजिए कि अब आप ये अपलोड कीजिए, अब आप वो अपलोड कीजिए। ऑल डाटाबेस एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉट मैनुअल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लॉन्च करनी है कि गवर्नमेंट कर क्या सकती है ई रूरल क्षेत्र के अंदर। मैंने आपको ये बताया कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान चलाया गया था 2006 के अंदर, और तभी हमें पता लगा कि हम क्या कर सकते हैं। ये पहला स्टेप था टूवर्ड्स मेकिंग सर्विसेज ई ई गवर्नेंस, ठीक है। तो सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए ये चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की गई थी, ठीक। 2006 में स्टार्ट किया था, और हमने 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट लिया था कि हम इन प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले सर्विस शुरू करेंगे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनके थ्रू हम यहाँ पर ई गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे। पहला प्रोग्राम हमारा यही था। और राइट, इस पैसेज को नहीं पढ़ना है, ठीक। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं यहीं से ही उठा करके कहीं ना कहीं से यहाँ पर चिपका दी जाती हैं हाईलाइट करने के लिए। और राइट, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। Ultimate objective is to bring public service closer to home to the citizens as articulated in the vision statement of, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसका जो विज़न था, इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था, वो यही था कि हर एक सिटीज़न के घर तक सर्विस पहुँचे, हर एक सिटीज़न के घर तक सर्विस पहुँचे। यही जो है वो विज़न स्टेटमेंट था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का। तो इसी के थ्रू यहाँ पर वर्क अभी भी चल रहा है, और ये प्लान सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आगे, टुडे इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड वाइड। तो पॉइंट है आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट नंबर पर नहीं है, सेकेंड टेलीकॉम मार्केट है दुनिया में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। द नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर इन द इंडिया अमाउंट टू अबाउट 1.15 बिलियन। बेसिकली आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि 71 करोड़ जो पीपल हैं वो इस समय मोबाइल चलाते हैं, जो कि 2020 के लास्ट तक 74 हो जाने के चांसेस हैं, और 2022, 23 या 25 तक वहाँ पर 83 करोड़ देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके का डाटा आपके लिए आसान हो जाता है, तो ये याद रखिए 71, 74, 83 आपका काम हो जाएगा। इस तरीके का इंटरनेट पेनिट्रेशन का डाटा आपको यहाँ पर दिखाना है। अब आ जाते हैं कुछ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। सरकार ने क्या किया रूरल क्षेत्र में ई गवर्नेंस की सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ई पंचायत लॉन्च की गई। ई पंचायत एक मिशन मोड प्रोग्राम था इन विच 250,000 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करना था। उन्हें बताना था कि डिलीवर ई गवर्नेंस सर्विसेज रूरल पॉपुलेशन के थ्रू, उनके थ्रू पहुंचानी है। ई सर्विसेज को उनके थ्रू पहुंचाना है। कोई स्कीम लॉन्च की है तो ग्राम पंचायत लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उन स्कीम्स को अपने लोगों को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि ये स्कीम लॉन्च हुई है, इसमें पार्टिसिपेट करो, आपका फ़ायदा है। दे इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक्स सच एज एग्रीकल्चर, इरीगेशन, फिशरीज, लोन्स, सीड्स, फर्टिलाइजर। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बताते हैं लोगों को कि इस एरिया में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में क्या क्या नई तकनीकें इंडिया के अंदर आ रही हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नई इन टॉपिक्स के अंदर आ रही है, उन चीज़ों को यहाँ पर वो लोग बताते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों में पता चलेगा कि हाँ, सरकार ने एक ऐसी नई चीज़ शुरू की है जिससे हमारी इनकम 2024 तक, 2022 तक डबल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो ई पंचायत पोर्टल आपने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद एक पोर्टल है भूमि पोर्टल। भूमि पोर्टल कर्नाटक गवर्नमेंट का पोर्टल है, और डिजिटाइजेशन करना है लैंड रिकॉर्ड्स का। ये सब नहीं पढ़ना। कर्नाटक का पोर्टल है, डिजिटाइजेशन करना है लैंड रिकॉर्ड्स का। हर एक सिटीज़न की जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ई चौपाल इनिशिएटिव आईटीसी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। टू एड्रेस वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स इंक्लूडिंग सेलिंग देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द वायर एंड रूलिंग आउट द रोल ऑफ मिडिलमैन इन द प्रोसेस। तो ई चौपाल इनिशिएटिव आईटीसी लिमिटेड के शुरू किया गया था, प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। क्या मकसद था? मकसद ये था कि डायरेक्टली फार्मर से ही प्रोड्यूस को ख़रीदा जाए, किसी मिडिलमैन से प्रोड्यूस को ना ख़रीदा जाए। तो इससे क्या होगा, फार्म टू फोर्क प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ावा मिलेगा। इस टर्म को याद रखिए, फार्म टू फोर्क। डायरेक्ट फार्मर से रेस्टोरेंट या कंपनीज़ की तरफ सामान जाए, बीच में कोई भी मिडिलमैन देखने के लिए ना मिले। इसको कहते हैं फार्म टू फोर्क इनिशिएटिव, ठीक है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए ये ई चौपाल यहाँ पर बनाया गया था। फिर एक प्रोजेक्ट आ जाता है ज्ञानदूत प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है, और सूचनालय सेटअप किए जाएंगे।
सूचनालय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको सूचना मिलेगी हर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ज्ञानदूत प्रोजेक्ट याद रखिए मध्य प्रदेश सरकार का है। ओके, लिमिटेशंस क्या है, क्या आप बता सकते हैं? आप अगर इस आर्टिकल को ना पढ़ें तब भी आप बता सकते हैं कि रूरल इंडिया की लिमिटेशन क्या है, पर मैं बताऊंगा आपको कि क्या है। अभी भी लोग बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, जबकि स्मार्टफोन के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलती है। तो स्टिल यूज़ फीचर फ़ोन विद लिमिटेड एबिलिटी टू एक्सेस सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली। तो ई सर्विस में यहाँ पर हमें हर्डल देखने को मिलती है, क्योंकि लोग अभी वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो पुरानी है। तो उनको पहले मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करना सिखाएं। उसके लिए लिटरेसी लेवल यानी कि इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है रूरल इंडिया के अंदर। ये तो आपको पॉइंट लिखना ही लिखना है और ये आप लिखते रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें कम होने वाली हैं नहीं। ठीक है, चाहे आप मानो या ना मानो, ये चीज़ें कम होने वाली हैं नहीं। ठीक, अगर हम इलिटरेसी लेवल्स की बात करें तो 2011 की सेंसस के हिसाब से देखें तो मेल लिटरेसी रेट देखने को मिलता है 77% और फीमेल लिटरेसी रेट देखने को मिलता है 57%, 58% आप इसको कह सकते हैं। तो ये दो डाटा आपको याद रखना है, सिर्फ ये दो डाटा, ये नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना, ये याद रखना है 77% और 58%। जब 2021 का यहाँ पर जनगणना लागू हो जाए तब आपको वो वाला डाटा याद रखना है। फिर आईटी अवेयरनेस नहीं है और आईटी लिटरेसी नहीं है, ये सेम बात ही हो गई। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स हैं और वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंग्लिश भाषा में हैं, और इंग्लिश रूरल इंडिया में लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल्स के द्वारा ही समझी जाती है। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोकल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज़ को लॉन्च किया जाए, स्कीम्स को लॉन्च किया जाए, बट वो सब गवर्नमेंट के काम है। बट काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट सिर्फ इंग्लिश भाषा में लॉन्च होते हैं, तो इंग्लिश तो उनको सिखानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। कॉमन सर्विस सेंटर्स की बात करें, आप काफ़ी देर से सुन रहे होंगे, आपको पता है ये क्या है। कॉमन सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरियाज, ठीक है, इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव टू एड्रेस सम ऑफ दीज लिमिटेशंस एज पीपल जस्ट कैन जस्ट अप्रोच दैम टू गेट देयर डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड, फिल आउट गवर्नमेंट फॉर्म्स। CSCs एस्टेब्लिश किए गए थे, रूरल आदमी वहाँ पर जाए कॉमन सर्विस सेंटर पर, कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में जानकारी भी वो देगा। अगर आपको वहाँ पर फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म भी वो वहाँ पर भर देगा बैठ करके आपका, और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आपकी चलेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ऑनलाइन काम भी नहीं है, दूसरा ही बंदा ऑनलाइन काम कर देगा, आपको कम से कम उस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो अवेयरनेस तो आपको फैलानी पड़ेगी। ठीक, अच्छा। CSC पोर्टल्स के ज़रिए आप एग्रीकल्चर सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज का लाभ भी उठा सकते हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, कमर्शियल सर्विसेज हैं, इन सब के बारे में CSC पोर्टल्स आपको जानकारी देते हैं। तो एक ये हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव वीडियो, वॉइस एंड डाटा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं टू द सिटीजन्स रिगार्डिंग द ई गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, टेलीमेडिसिन, एंटरटेनमेंट एज वेल एज अदर प्राइवेट सर्विसेज के बारे में भी ये लोग यहाँ पर आपको आगाह करते हैं। ठीक है, और राइट, अब आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ICT। ठीक है, इस वाले पेज को आपको यहाँ पर स्किप कर देना है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ने से काम नहीं होगा। हमने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में भी पढ़ लिया, हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में भी पढ़ लिया। अभी अभी जो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप हैं वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स बिछाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको स्किप करनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी। ओके, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और राइट, आगे चलें तो आपको पता चलता है कि ई लर्निंग, अभी हमने ई हेल्थ पढ़ा, अब ई एजुकेशन के बारे में भी पढ़ना है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी तो लर्निंग को बढ़ावा देना है और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना है। उसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, ये देखिए, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए क्या लिखेंगे। देयर हैज़ बीन अ सीजलेस मार्च फॉर द एक्सीलरेटिंग द pace of digital education and remote learning initiative across India in general in the rural India in the particular। ठीक है, आपको पता है कि रूरल इंडिया के अंदर अभी भी किस तरीके से यहाँ पर टीचिंग कराई जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD रिसेंटली एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये मिनिस्ट्रीज़ ने पाया कि रूरल इंडिया के अंदर कुछ भी ढंग का नहीं चल रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तो कोई बात है ही नहीं।
ठीक है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल्स ही वहाँ पर ज़्यादा वेरी करते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत जताई गई डिजिटल लर्निंग की, वर्चुअल लर्निंग की, ऑनलाइन लर्निंग की, कंप्यूटर एडेड लर्निंग की, लर्निंग थ्रू आईसीटी। ठीक है, डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज आर द फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्मिनोलॉजीज दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लर्निंग। तो ये सब नई लर्निंग की टेक्निक्स हैं। इन सब में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट अंतर है, हमको वो अंतर नहीं जानना कि क्या अंतर है डिजिटल लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग में, क्या अंतर है वर्चुअल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में। तो वो अंतर हमको यहाँ पर नहीं जानना। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर आइए आप देखिए, कोविड-19 आया तो हमें पता चला कि ज़रूरत तो है, डिजिटल लर्निंग की ज़रूरत तो है। ठीक है, आपको पता है कि सब ऑनलाइन एजुकेशन का जो मुद्दा है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर गरमाया कोविड-19 के बाद, क्योंकि हमें पता चला भी इस तरह की अगर आपदाएं आई तो बच्चे फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू या डिजिटल इंडिया के थ्रू ही वो सॉरी डिजिटल लर्निंग के थ्रू ही यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, वरना सारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ख़त्म समझो। जनरली द डिजिटल एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, गौर फरमाइए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जनरली डिजिटल एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग that is accompanied by technology or by instructional practice that makes effective use of information and communication technology. It encompasses the application of a wide spectrum of practices including blended and virtual learning. तो ये डेफिनेशन आपको स्टार्ट में लिखनी है अगर आपके पास इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कुछ नहीं है तो डिजिटल एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग दैट इज accompanied बाय टेक्नोलॉजी और बाय इंस्टीट्यूशनल practices that make effective use of technology. It encompasses the application of a wide spectrum of practices including blended and virtual learning. ठीक है, अच्छा, ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल लर्निंग में अंतर। ये अंतर हमको यहाँ पर नहीं जानना, हालांकि अगर आपका मन है तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी इनके बीच में कुछ बताया गया है इन टर्म्स के अंदर कि क्या होता है। ऑनलाइन लर्निंग आपको पता है क्या होती है। उसके बाद आपको वेब बेस्ड लर्निंग भी आपको पता होगी। वेब ब्राउज़र का यूज़ करके अगर आप ऑनलाइन वेब ब्राउज़र का यूज़ करके लर्निंग करते हो तो वो वेब बेस्ड लर्निंग हो गई। ठीक है, ई लर्निंग का मतलब हो गया आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से लर्निंग कर रहे हो, बट आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू लर्निंग कर रहे हो, विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट भी कर रहे हो तो भी वो ई लर्निंग हो गई। एक होता है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि कभी कभी वर्चुअल क्लासेस लगा दी, कभी कभी ट्रेडिशनल क्लासरूम्स लगा दी, दोनों का मिक्सचर करके अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो वो वहाँ पर हो जाती है ब्लेंडेड लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग भी आपको पता चल जाएगी। पार्टिसिपेंट्स पास पास नहीं होते, पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते, दूर दूर से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस लर्निंग, ये सब चीज़ें आपको पता होगा। वर्चुअल लर्निंग के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, ये सब चीज़ें आप अपना खुद जानते होगे। ठीक है, ये है सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्चुअल लर्निंग। ठीक है, कि क्या आपको इससे फ़ायदा होगा। वर्चुअल लर्निंग इज़ अ लर्निंग स्ट्रेटजी, रिमोट एक्सेस टू दैन अनलिमिटेड एरे ऑफ एजुकेशनल सर्विस वर्ल्ड वाइड, वर्चुअल क्लासरूम एंड लर्निंग सिचुएशन। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को पढ़ने की। पेडागोजी फॉर रूरल डिजिटल एजुकेशन। जनरली पेडागोजी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी इसी चीज़ को कहते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाते हो, पढ़ाने के तरीके को पेडागोजी कहते हैं। वो तरीका पढ़ाने का किसके पास होना चाहिए? वो टीचर के लिए होता है। ठीक है, तो पेडागोजी जो सिखाई जाती है वो टीचर को सिखाई जाती है, ना कि स्टूडेंट को सिखाई जाती है। ठीक है, तो पेडागोजी सिखाने का जो जरिया है वो यहाँ पर सिखाना पड़ेगा टू द टीचर्स। तो पेडागोजी फॉर रूरल डिजिटल एजुकेशन के अंदर अगर हम देखें तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना था कि पेडागोजी टीचर्स के लिए है और ये आर्ट है, साइंस है ऑफ टीचिंग, किस तरीके से टीचिंग को पढ़ाया जाए। ओके, एक्सेस एंड स्कोप क्या है? एक्सेस एंड स्कोप का मतलब ये है कि हम किसको शिक्षा प्रोवाइड करें। ठीक है, किसको ई लर्निंग डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करें, तो ये आपको पता है। हमारे पास है राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। हमें पता है कि 8 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो स्कोप काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अभी हम प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनकी हालत को ही नहीं सुधार पा रहे हैं, फिर ऑनलाइन शिक्षा का यहाँ पर प्रबंधन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, देखिए
इनोवेटिव डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स, इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस एंड रियल इंडिया इज़ अ रूरल इंडिया। ये दो चीज़ें कहनी बेकार ही हैं। मतलब ये तो हमें पता ही है कि इंडिया लिव्स इन द हर विलेजेस, इसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, द डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इज़ बीइंग बिल्ट इन हर क्लासरूम्स। ये एक कहावत है, ये भी आपको याद रखनी है कि इंडिया का जो भविष्य है वो उसकी कक्षाओं में बनता है, वो क्लासरूम्स में बनता है, इन द स्कूल। और उसके लिए हमने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, और डिजिटल एजुकेशन वर्चुअल लर्निंग के थ्रू ड्रीम इंडिया कंसेप्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, आगे लिखा हुआ होगा, हाँ, नरेंद्र मोदी डिजिटल एफर्ट यहाँ पर स्टार्ट किया। देखिए इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है अपने विलेजेस में रहता है और इंडिया का भाग्य जो है उसके क्लासरूम्स में बनता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कोई स्कीम्स के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और ऊपर देख लीजिए, यह है निष्ठा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है निष्ठा। निष्ठा क्या है? निष्ठा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द टीचर्स। ठीक है, फॉर द टीचर्स। तो ये चीज़ आप याद रखिए, निष्ठा प्रोग्राम है फॉर द टीचर्स। उनको यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना है। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ, दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये देखिए, एक ऐप लॉन्च किया गया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 2017 में लॉन्च किया गया था। इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द लर्नर्स ऑफ ग्रेड 1 to 12। तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सभी ग्रेड के लर्नर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानना। हार्डली 1 क्वेश्चन, वो भी बहुत ही मुश्किल से, अगर टफ पेपर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो निकलेगा, और उसमें भी आपको इतना ही याद रखना है। 2017 में शुरू किया था, और ग्रेड 1 से लेकर के 12 तक के सभी लर्नर्स के लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। ठीक है, ई पाठशाला के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिए। ई पाठशाला क्या है? एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन, ई पाठशाला इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड एनसीईआरटी। तो इन दोनों का यहाँ पर ये जॉइंट प्रोग्राम है। तो ई पाठशाला एज अ ऐप की तरह यहाँ पर है, और इस ऐप के ज़रिए आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स। ठीक है, जो भी बुक्स यहाँ पर लॉन्च होती हैं 6 से लेकर के 12 तक की सभी बुक्स यहाँ पर हैं। जो आप एनसीईआरटीज़ के लिए इधर उधर भटकते रहते हो कि कहाँ से मिलेगी, इस ऐप पर सारी एनसीईआरटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, साइंस से लेकर के हर किसी चीज़ की एनसीईआरटी। ठीक है, रेटिंग भी सही है, और ठीक है, तो इस तरह के ये ऐप पोर्टल्स यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड एनसीईआरटी का प्रोग्राम ये यहाँ पर है। और राइट, फिर आगे चलें तो इन चीज़ों को हम थोड़ा तेज़ी से देखेंगे। स्वयं प्रभा चैनल, जैसे डीडी चैनल्स हैं, इसी तरीके से स्वयं प्रभा चैनल्स हैं, और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे टीवी चैनल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है NROER, नेशनल रेपोजिटरीज ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेंगे एजुकेशनल रिसोर्सेज इन मैनी सब्जेक्ट्स एंड इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। तो बेसिकली ये एक रेपोजिटरी की तरह है, इसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग लैंग्वेजेस में रिसोर्सेज मिल जाएंगे, एजुकेशनल रिसोर्सेज जो कि आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे सभी एनसीईआरटी की बुक्स फ्लिप बुक फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, लेक्चर्स इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलेंगे इन रिसोर्सेज के अंदर। ऑलराइट, आगे चलें तो समग्र शिक्षा का इनिशिएटिव है, आईसीटी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई है। सभी को शिक्षा देने का जो लक्ष्य है वो इसके अंदर लिया गया है, समग्र शिक्षा। फिर एक है यहाँ पर शाला दर्पण। ठीक है, फिर एक है शाला सिद्धि। इन सबको डिटेल में नहीं देखना है, कोमा लगा करके लिखते रहो बस। ठीक, फिर है ई ग्रंथालय। ग्रंथालय से आप समझ जाइए क्या होगा। ये एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। लाइब्रेरी का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सारी बुक्स जो भी काम की हैं एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हाई लेवल तक की, इतनी ज़्यादा नहीं। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ सबसे ज़्यादा है। तो एनसीईआरटीज़ वगैरह ई ग्रंथालय पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर डिजिटल साक्षरता अभियान भी लॉन्च किया गया था, और इसको कहते हैं नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। ओके, तो आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है इसके ज़रिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको यहाँ पर देखनी है, दिशा प्रोग्राम वगैरह। ये स्कीम इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री इस स्कीम के आगे लगा हुआ है। क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान।
ओके, क्या कहने की कोशिश हो रही है? तो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसके अंदर आप समझिए क्या है, एम्पावर करना है द सिटीजन ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली द रूरल इंडिया और द ग्रामीण भारत, उनको ट्रेनिंग देनी है, एक्सेस एंड एक्सेलरेट द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स बाय ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन। तो बेसिकली करना क्या है, देखिए गौर फरमाइए, 6 करोड़ पर्सनस को 31 मार्च 2019 तक, 6 करोड़ पर्सनस को 31 मार्च 2019 तक रूरल इंडिया के अंदर उनको सिखाना है मोबाइल फ़ोन चलाना, टैबलेट चलाना, ईमेल्स कैसे यूज़ करते हैं, एसएमएस क्या होता है, ब्राउज़ इंटरनेट क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज पर एक्सेस कैसे ले सकते हो, डिजिटल पेमेंट्स कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को सिखाना है पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं जानना। 6 करोड़ पर्सन रूरल इंडिया के अंदर 31 मार्च 2019 तक उनको ये सब सिखाना है। आगे चलें तो कुछ और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स पीएमआईएस और ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दिया गया है रोल ऑफ यूएनआईएसईडी, क्या है, यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि जो लेखक हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं, इसलिए उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, आपको इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान किसके अंदर वर्क करता है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान वर्क करता है अंडर द यूनिसेड, UNISED, यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट। इसके अंदर प्रोग्राम है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो अगला आर्टिकल एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाता है। देखिए, ई हेल्थ पढ़ लिया, ई एजुकेशन पढ़ ली, ऐसे ही आ जाता है ई एग्रीकल्चर। ई एग्रीकल्चर को कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। ई एग्रीकल्चर को कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ई एग्रीकल्चर कहलाता है। उसके लिए दूसरी टर्म है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इंडिया आपको पता है एक एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया की 60% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है और रूरल सिस्टम में रहती है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि कोविड-19 के दौरान सिर्फ एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, बाकी 23% निगेटिव ग्रोथ हर सेक्टर में देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद रूरल बेस्ड इकोनॉमी, ये भी मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एग्रीकल्चर पे मेन फोकस रखना है, ये हमारा काम है। और राइट, मैंने जो जो आपको बताया उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इंडिया को बनाना है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक, 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 तक बनाना है, ठीक। तो ये 2 पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है कि 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 तक और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक बनाना है। और राइट, यहाँ पर हम अब पूरे चैप्टर में बात करेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए किस तरीके से प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हासिल किया जा सकता है। तो आईओटी से पीए पर किस तरीके से जाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर को यहाँ पर बनाए रखना है, ये इस आर्टिकल का मकसद है, ठीक। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक। और राइट, एक अच्छी सी डेफिनेशन भी नहीं दी क्या इन्होंने यहाँ पर, ओके नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना। ये सब मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली। द रीसेंट वर्ल्ड बैंक इंडिया Country Overview Report 2019 has revealed that India must ensure the policy focus and effective implementation of public sector reforms, holistic development of infrastructure, agriculture and rural सिस्टम, फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स। तो बेसिकली जो ये रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की, इन्होंने यही कहा कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने रिफॉर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देने की, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, एग्रीकल्चर को सस्टेन रखने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दे, एजुकेशन पर ध्यान दे, ये इस रिपोर्ट ने कहा और ये रिपोर्ट्स ये सब कहती ही रहेंगी। साथ ही हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करने हैं 2030 तक, जो कि नंबर में 17 हैं, ठीक है। उसके बाद 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2030 तक, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सब काम ऐसे ही नहीं हो जाएंगे, उसके लिए आपको जो 60% की पॉपुलेशन हमारी रूरल इंडिया में रहती है उसको, और एग्रीकल्चर पर बेस है, उसको यहाँ पर अच्छा करना होगा, उसकी इनकम बढ़ानी होगी, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे हो सकते हैं और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, ताकि हमारा 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा हो सके, ठीक है। तो आगे क्या दिया है, आगे दिया है द नीड फॉर थर्ड टेक रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तीसरे टेक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है एग्रीकल्चर के अंदर। क्या कहना चाह रहे हैं, पहला एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कब हुआ था? नहीं, 1960 में नहीं हुआ था।
ग्रीन रेवोल्यूशन दूसरा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था। पहला जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था वो हुआ था 1990s 40 तक, ठीक है। 1940s तक यहाँ पर पहला जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है वो आपको देखने को मिला था, क्योंकि हमने फोकस किया था मैकेनाइजेशन के ऊपर, नई नई मशीन्स एग्रीकल्चर में यूज़ करने की कोशिश की थी। तो वो था फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। दूसरा आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने उत्तर भारत में नई क्रांति लाया, ठीक है। तीसरा जो है वो यहाँ पर अब लॉन्च करने की बात हो रही है, जो कि 1990 से चलता चला आ रहा है। इसको कह रहे हैं थर्ड रेवोल्यूशन। हाई एंड टेक्नोलॉजीज, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। ये थोड़ी इंडिया में देर हो गई प्रिसीजन एग्रीकल्चर को लाने में, और कंट्रीज़ में इन चीज़ों का यूज़ चल रहा है, तो इंडिया में इन चीज़ों को लाने में देर हो गई है। बट उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमने थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लॉन्च कर दिया, उसके बाद एक फार्मर 256 पीपल्स को खाने के बराबर यहाँ पर प्रोड्यूस उत्पन्न कर पाएगा। पहले क्या था, 26 नहीं 155 पीपल्स को, ये देखिए। अच्छा, कहने का मतलब क्या है मेरा, जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया था ये आपका मैकेनाइजेशन वाला, उसमें आपका एक फार्मर 26 पीपल्स के बराबर जो है वो खाना उत्पन्न कर रहा था, फूड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था। जब दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो एक फार्मर 155 पीपल्स को खिलाने के लिए इतना जो है प्रोड्यूस उत्पन्न करवा रहा था। तो अगर हमने थर्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया तो एक फार्मर 256 पीपल्स को यहाँ पर खिला सकता है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक फार्मर के ऊपर बर्डन भी बढ़ता चला जा रहा है उसकी पॉपुलेशन को फीड कराने का, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर 2030 तक पॉपुलेशन 1.5 बिलियन पहुँच जाएगी, ठीक है। अभी कितनी है, 1.37 है। तो उसके लिए डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। फूड की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और फूड की डिमांड बढ़ेगी तो फूड का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। फूड का प्रोडक्शन अभी कितना है, 298 मीट्रिक टन, ठीक है, मिलियन एमएमटी आप इसको कह सकते हैं। इतना हम फूड यहाँ पर उत्पन्न कर पा रहे हैं, 298। इसको बढ़ाना है, और यहाँ पर तो बढ़ाने के लिए आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ेगी और द इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए आप यहाँ पर फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ओके, आगे करें, आगे देखें तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए, इस लाइन को देखिए। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा याद रखेंगे कि क्या कहने की बात हो रही है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनेबल एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एग्रीकल्चर क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम डेट कंप्राइजेज द ऑब्जर्वेशन, measurement and analysis of the need of the individual fields of farmers and the crop in the region so that the productivity and the farmers income are significantly enhanced। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके बेस पर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसकी मेजरमेंट करना, एनालिसिस करना इंडिविजुअल बेसिस पर, उसको कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, और हमारा जो सपना है 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करने का, वो इनकम भी यहाँ पर डबल की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अच्छा, देखिए क्या है, द Precision agriculture extensively uses the technology-driven solutions for managing the entire set of agriculture management system for various interventions like generating the on-site and on-farm data on continuous basis about various agriculture practices, thereby using the technology tools to enhance the yield, quality and profit। Precision agriculture क्या कर सकती है? Precision agriculture में आप ऑन साइट एंड ऑन फार्म डाटा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो फसल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी यील्ड क्या उत्पन्न होने वाली है, उससे मुझे प्रॉफिट क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, रोबोटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स फॉर डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, इन सब का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। एडोप्ट कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डाटा की, जैसे कि बिग डाटा एनालिटिक्स और द एडवांस एनालिटिक कैपेबिलिटीज़, रोबोटिक्स, एरियल इमेजनरी, सोफिस्टिकेटेड लोकल वेदर और द ड्रोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ड्रोन्स का यूज़ करने के लिए हमने स्वामित्व स्कीम भी लॉन्च की है, अभी अभी याद रखना, स्वामित्व स्कीम भी लॉन्च की है। तो इन चीज़ों का आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को यहाँ पर अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ से भरा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट,
एनहेंस कर सकते हैं अपनी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। किस तरीके से आपको उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, वो कितनी सपोर्टिव होनी चाहिए, कितनी सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, उन चीज़ों को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं फार्म इनपुट कॉस्ट, ठीक है। आप फर्टिलाइज़र्स उतना ही खरीद के लाइए जितना कि आपको मशीन बता रही है, जितना कि आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर के थ्रू पता लग रहा है। बारिश होगी तो इरिगेशन सिस्टम के थ्रू आप अपनी बिजली की खपत बचा सकते हैं, ठीक है। एडॉप्ट करनी है टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस एंड मैनेजिंग टूल्स। ड्रोन्स का यूज़ करना है पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए। रिड्यूस करनी है कॉस्ट ऑफ इनपुट, तो वही सब चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। इम्प्रूव करना है मैनेजमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन स्पेस एंड टाइम विच कैन रिजल्ट इन द मोस्ट सुटेबल यूज़ ऑफ एग्री इनपुट्स। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करना है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको ये पढ़ना है कि बेनिफिट क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के। ऊपर की चीज़ भूल जाइए कि मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। बेनिफिट कहाँ है, तो ये देखिए, जो इनपुट कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सकती है, कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, फार्मर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उसका प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर बढ़ सकता है। और क्या एडवांटेज हैं, और एडवांटेज ये हैं कि आपको पता चल सकता है कि कौन सी चॉइस की क्रॉप आपको यहाँ पर उगानी चाहिए, जिससे कि आपकी जो लैंड और क्लाइमेट की कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी देखने को मिले। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे फर्टिलाइज़र, वाटर या आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो वो कितने ज़रूरत हैं, कितनी मात्रा में डालो कि नुकसान ना हो फसल को, वो आप पता कर सकते हैं, ठीक। वेस्टेज करने से बच सकते हैं, आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं वेस्टेज को टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से। आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वाटर एंड सोइल न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर इफेक्टिविटी। कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, फालतू न्यूट्रिशन ना डालें। यूरिया का एक्सेसिव यूज़ इंडिया में देखने को पहले से ही मिल रहा है, ठीक है। रिस्क को कम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फसल कितने टाइम में और कितने समय में गुजर जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मॉनसून की कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, रिस्क कम होगा, ठीक है। और दस इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम, तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, सीधी सीधी सी बात यहाँ पर आपकी है, ठीक है। फार्मर की इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। ओके, इंडिया का क्या सिनेरियो है, इंडिया इन सब में काफ़ी पीछे है। इंडिया में अभी ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। इवॉल्व होने का मतलब ये है कि 1990 से हम थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की तरफ हैं, बट इंडिया में अभी ये सब चीज़ें नहीं हैं। इंडिया में अभी भी किसान एमएसपी के पीछे ही है, ठीक है। तो उसको एमएसपी का लालच ना रहे, इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि अपने आप बेसिकली चीज़ें काम करें। एक स्प्रिंकर है, तो अगर हम इन सब का एक डाटा क्रिएट करके एक सिस्टम में अपलोड कर दें तो वो चीज़ें आपकी फ़सल के हिसाब से खुद ही आपको बता देंगी कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। कितना पेस्टिसाइड देना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए आप ये बता सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर में आपको पता चल जाएगा कि आज बारिश होगी तो मुझे यहाँ पर जो इरिगेशन है वो नहीं करनी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। ओके, द IoT बेस्ड सॉल्यूशन इन्वॉल्व एनहेंसिंग द ऑटोमेशन, ठीक है। अपने आप काम हो, आदमी इसमें काम ना करे। रिड्यूस करनी है मैनुअल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी हाथों से काम ना हो, मशीनों से काम हो। सेंसर वाया स्मार्टफोन्स, सेंसर लगे होने चाहिए। आपके खेत में पेस्टिसाइड आ गया तो सेंसर्स के थ्रू आपको पता लग जाए कि हाँ ये वाला पेस्टिसाइड है, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी दवाई है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करना है इरिगेटिंग द क्रॉप्स, जैसा कि मैंने बताया कि कब रिक्वायर है कब रिक्वायर नहीं है, तो वाटर की वेस्टेज भी बचेगी। वायरलेस सेंसर्स लगे होंगे, वो आपको बताएंगे मौसम का हाल क्या है, तो वेदर डाटा भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। ओके, दिक्कतें कहाँ हैं, दिक्कतें वही हैं, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेसी का इशू आ जाता है, डाटा गवर्नेंस नहीं है कि डाटा को किस तरीके से यूज़ किया जा सके ये भी नहीं पता, डाटा जाएगा कहाँ ये भी नहीं पता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये पैसा कहाँ से आएगा जो शुरू में चाहिए, इतना ज़्यादा पैसा इसको यूज़ करने के लिए आपको पूरा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, यही तो सॉर्ट आउट करने हैं, बाकी बचा ही क्या, ठीक है। बाकी तो फिर लागू हो ही जाएगी, ठीक है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ये कुछ हर्डल्स हैं, इनको सोल्व करना है, ठीक।
ऑलराइट, अभी जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। पीए इज़ एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशली इन इंडिया। ठीक, बट अगर सारे मेजर स्टेक होल्डर्स, कुछ बड़ी कंपनीज, ये सब मिल जाएं तो ये कुछ इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, प्रिसीजन एग्रीकल्चर इंडिया में वर्क कर सकता है। ठीक, क्या क्या चीज़ें, जैसे कि अनेबल कर सकते हैं पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए इसके ऊपर और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करे, अवेयरनेस क्रिएट करे, काम हो जाएगा। ठीक है, उनको समझाए कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के, आप अडोप्ट करें, कुछ इनिशियल हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिंग द मल्टीपल बेनिफिट्स, तो यही बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू या फिर एनजीओज़ के थ्रू यहाँ पर उनको बेनिफिट समझाएं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बेनिफिट क्या हैं। उसके बाद उनको एनकरेज करें, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनको एनकरेज करें। ठीक है, और नाबार्ड यहाँ पर हेल्प कर सकता है थ्रू द रिफाइनेंसिंग एज ए रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, बैंकों को समझा सकते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लैंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाओ, यानी एग्रीकल्चर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा पैसा दो उधारी में। ठीक है, फिर यहाँ पर उनको बताया जा सकता है कि आपका जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, तो उसके हिसाब से आपकी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा और इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, ये चीज़ें बताई जा सकती हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि चैलेंजेस हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार हम इनको नहीं पढ़ेंगे। अभी तो बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है इंडिया के अंदर, डाटा रेगुलेशन नहीं है, डाटा के ऊपर गवर्नेंस नहीं है, सब कुछ इनएडिक्वेट है। अगली बात, छोटे छोटे टुकड़े हैं फार्म लैंड के, 1-1 हेक्टेयर के, 2.5-2.5 हेक्टेयर के, एकर्स के, तो इन छोटे टुकड़ों पर अगर वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर करेगा तो खाएगा क्या। ठीक है, तो इतना उसकी कॉस्ट लग जाएगी, इतना उसको बेनिफिट भी नहीं होगा। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है, फुल्ली अवेयरनेस नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके लिए टाइम चाहिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, लिटरेसी रेट्स अच्छे नहीं हैं, लिटरेसी रेट्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है, फिर कुछ फार्मर्स रिलेक्टेंट रहते हैं कि नई चीज़ नहीं अप्लाई करेंगे, कुछ नुकसान हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, फिर बैंकिंग सिस्टम भी कुछ ज़्यादा उत्सुक नहीं है कि लोन देना है एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करता है रेन और वाटर पर और बेसिकली मानसून पर। मानसून अच्छा हुआ तो किसान यहाँ पर वापस कर देगा, नहीं अच्छा हुआ तो माफ़ी हो जाएगी, फार्म लोन वेवर का किस्सा यहाँ पर आ जाता है। ठीक, और राइट, अब बे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे, ये सब मत लिखना भाई। ठीक है, अब हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ याद करते रहोगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ओके, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, फिर वही लिखोगे ना कि 3 एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस चल चुके हैं और इंडिया में ये सिस्टम अभी इवॉल्विंग है, बट गवर्नमेंट को अच्छा काम करना चाहिए तो यहाँ पर उसको फ़ायदा मिलेगा, इनकम दोगुनी हो जाएगी वगैरह, वही सब चीज़ें यूज़ करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे करने में मदद मिलेगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी वगैरह वगैरह। और राइट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं फार्मिंग 2.0 की, डिजिटाइजिंग एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का मतलब होता है आपने, ये फार्मर ने एक प्रोड्यूस यहाँ पर उत्पन्न किया, एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया। ठीक है, प्रोडक्ट बना, उसके बाद उसको सप्लाई करना होता है टू द लास्ट, लास्ट का मतलब जहाँ पर वो यूज़ हुआ। ठीक है, उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को कम करना है, उन सब चीज़ों को कम करना है। अगर डिजिटल हो जाएगा एग्री वैल्यू चैन, तो ना तो फार्मर डायरेक्ट इनसे डील करेगा, ना इनसे, वो सीधे डिजिटली इनसे डील करेगा। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर वैल्यू चैन का डिजिटाइजेशन, इसको कहा जा रहा है फार्मिंग 2.0। और राइट, ये सब नहीं पढ़ना, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में पढ़ाया था ना, वही आपको यहाँ पर लिखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन जो है, इट नॉट ओनली असिस्ट द प्राइमरी प्रोडक्शन बट ऑल्सो एक्सटेंड द सपोर्ट टू द फूड सप्लाई चेन। तो सिर्फ प्रोडक्शन वाला लिंक यहाँ पर नहीं है, मैंने बताया कि सभी जो शुरू से लेकर के लास्ट तक की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, बीच के जो दलाल होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उनको यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा डिजिटाइजेशन करके एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का। और राइट, ओके, ये चीज़ अब आपको यूज़ करनी है, ये वाली, देयर इज़ अ ग्रोइंग फोकस
ऑन द फार्म टू फोक मूवमेंट। तो इस वर्ड को यूज़ कीजिए। फार्म टू फोक मूवमेंट का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। सीधे आपने यहाँ पर उगाई डिजिटल इंडिया के थ्रू या डिजिटल मीन्स के थ्रू आपने सीधे रेस्टोरेंट से, कैफेटेरिया से, या जहाँ पर भी वो प्रोडक्ट लास्ट में जाता उनसे डायरेक्ट डील की। इससे क्या होगा, बीच का जो मिडिल मैन है उसका खर्चा आपका बच जाएगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। सिंपल सा इशू है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडिल मैन। तो कोई भी मिडिल मैन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं और चलती थी, चलनी चाहिए। ठीक है, तो मिडिल मैन का किस्सा यहाँ पर ख़त्म समझो। ओके, फिर यहाँ पर कुछ फेसबुक ग्रुप्स भी चले हुए हैं, जैसे लव लोकल बाई लोकल। तो सोशल मीडिया के थ्रू इन सब चीज़ों में यहाँ पर मदद मिलती है। ओके, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो उस सब के लिए अब डिजिटाइजेशन करना है। वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ है ही नहीं और फिर भी डायरेक्ट एंड से डील कर लेगा बीच के मिडिल मैन्स को ख़त्म करके, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पहले ये देखो कि इंटरनेट का मोबाइल का पेनिट्रेशन क्या है इंडिया के अंदर। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2019 में 71 करोड़ लोगों के पास मोबाइल था। मार्च 2020 तक 74 करोड़ के पास मोबाइल फ़ोन यूज़ होने का यहाँ पर अंदाज़ा है, और 2022 के लास्ट तक 83 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होंगे। तो ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ें भी बढ़ेंगी, मोबाइल पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। ये डाटा आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, 3 डाटा याद रखना है, 71, 74, 83, बस 71, 74, 83, 71, 74, 83। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है, इतना मोबाइल पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर है। ओके, ऑलराइट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं देखनी। उसके बाद सीधे आ जाते हैं यहाँ पर अर्ली इनिशिएटिव ऑफ द अंडर द ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए सरकार ने क्या किया, देखो ये सब चीज़ें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि 2006 में हम लोग लेकर के आए थे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। बट यहाँ पर अगर आप एक दो चीज़ और देख लें, NICET डेट इज़ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स लॉन्च किए गए 1987 में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, हालांकि ई गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था वो ये नहीं था। ई गवर्नेंस का जो पहला स्टेप लिया गया वो 2006 में लिया गया, बट ये चीज़ें भी उससे पहले चल रही थी। सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क है ये। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी, हमने सभी के लिए नहीं खोला था, पर ये चीज़ें तो यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिजिटाइजेशन है वो मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑन डिमांड। देखिए, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि कभी भी कोई भी दिक्कत हुई, किसी की भी लैंड से रिलेटेड कोई भी समस्या हुई, तो इस जो लैंड रिकॉर्ड का डाटा है वहाँ पर जा कर के वो सब समस्याएं हल की जा सकती हैं। ओके, और राइट, अभी तक सिर्फ दो ही ऐसे स्टेट हैं, कर्नाटक और उड़ीसा, जिन्होंने 100% कंप्यूटराइजेशन कर लिया है लैंड रिकॉर्ड्स का। उनके यहाँ पर कोई ज़मीन ऐसी नहीं बची जो किसी की ना हो। ठीक है, उन्होंने सभी का लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन कर दिया। इस तरीके की छोटी छोटी स्कीम चली हुई हैं, जैसे ज्ञान दूतांत लोकवानिन, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। फ्रेंड्स स्कीम है केरल की। ई मित्र स्कीम है राजस्थान की। ई सेवा स्कीम है। ये छोटी स्कीम्स आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। गवर्नमेंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें यहाँ पर नहीं जानने की क्या थे। बेसिकली उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस यही थे कि उन्होंने किसान कॉल सेंटर्स स्टार्ट किए थे। किसान कॉल सेंटर्स पर लोग अपनी समस्याएं बताते थे, अपने क्वेश्चन पूछते थे, क्वेरीज पूछते थे। ठीक है, उनको वहाँ पर जवाब दिए जाते थे। तो उन सब के जरिए उन सब के ज़रिए सरकार को यहाँ पर पता लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल फार्मिंग की, क्योंकि लोगों को बहुत कुछ पता लगने की अभी ज़रूरत है, किसानों को बहुत कुछ पता लगने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीज़ें लॉन्च की गई। आगे चलते हैं, आगे चलें तो सीधे यहाँ पर आइए। अब इस आर्टिकल के अंदर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक, आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। 15 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसमें कि आपको पता है कि 6,000 रुपये पर ईयर बांटने होते हैं 3 साल 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो वो उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, तो उसको यहाँ पर इन्होंने छापा। ये सब डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पीएम किसान के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक स्कीम होती है आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसके अंदर 12 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर डाटा दिया जाता है। 2015 में शुरू की गई थी। इसका भी डाटा जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और राइट, उसके बाद
ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने किया क्या है, रिसेंट इनिशिएटिव क्या है एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन करने के लिए। तो दो जाने पीएम किसान योजना स्कीम, उसके अंदर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ऑनलाइन आपका डाटा जनरेट हो जाएगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। फिर ई नाम पोर्टल और द एपीएमसी मंडीज़, जिसका कि इशू अभी गरमाया हुआ है, ई नाम मंडीज़ के ज़रिए 28 स्टेट और 3 यूटीज़ को जोड़ दिया गया है। ठीक है। फिर एक ऐप चल रहा है कि एग्री मार्केट ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए आपको चीज़ें पता लगेंगी। ठीक। फिर एक एग्रो पैड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर, और आईबीएम के थ्रू बनाया गया है आईग्रोपैड 10। इसके ज़रिए एक बिजनेस कार्ड के रूप में यहाँ पर वर्क करेगा। उसके बाद कॉफ़ी कनेक्ट शुरू किया है कॉफ़ी वोट के द्वारा। ठीक है, ये एक मोबाइल ऐप है, छोटे छोटे से मोबाइल ऐप हैं, इनको याद रखना है तो रखो वरना भूल जाओ। ठीक है। और राइट, ओके। कॉफ़ी ब्लॉकचेन इनिशिएटिव, या ये इनिशिएटिव भी यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है, कॉफ़ी ब्लॉकचेन इनिशिएटिव। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको अभी बताया कि स्वामित्व स्कीम लॉन्च की जा चुकी है। ड्रोन यहाँ पर रेगुलेट करेंगे आपकी ज़मीन को। डिजिटल मैप बनाया जाएगा ऑफ एवरी प्रॉपर्टी फॉलिंग अंडर द एरिया ऑफ द विलेज। ठीक है, तो ड्रोन उन सबका एरिया यहाँ पर कवर करेंगे, किसकी कितनी ज़मीन थी, कुछ झगड़ा बगड़ा हो गया तो लैंड रिकॉर्ड्स वहाँ पर कायम रहेंगे। स्वामित्व स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वामित्व स्कीम रिलेट करती है ड्रोन सर्विलियंस एंड अ डिजिटल मैप ऑफ एवरी प्रॉपर्टी फॉलिंग विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ विलेज एंड डिमार्क द बाउंड्रीज ऑफ एवरी रिवेन्यू एरिया। ठीक है, और राइट, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल ग्रीन, इन्होंने भी इंडियन फार्मर्स को यहाँ पर व्हाट्सअप चैट शुरू की हुई है। देखिए बेसिकली चल क्या रहा है कि एनजीओज़ हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, स्मॉल वेब पोर्टल्स हैं। ठीक है, और स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, ये सब मदद कर रहे हैं फार्मर्स की इन सब छोटी छोटी सुविधाओं को प्रदान करने में। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे ही याद रखनी है, उनके नाम याद मत रखिए। ठीक है, जैसे प्लेंटिक्स है, 11 है, इस तरह के धरानी पोर्टल है, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। कुछ नाम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट हाँ कुछ लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए। ठीक, ऑलराइट। चैलेंजेस पढ़ाऊँ क्या दोबारा से? देखो मुझे तो लगता नहीं कोई ज़रूरत है, पॉलिसी नहीं है इंडिया के अंदर, स्किल नहीं है, ठीक है, लिटरेसी नहीं है, और बैंक यहाँ पर लोन नहीं देना चाह रहे, टाइम नहीं है फार्मर्स के पास, कुछ नया नहीं करना चाह रहे फार्मर, इनसफिशिएंट कनेक्टिविटी है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन भी अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ई टेक्नोलॉजी पुअर है। ओके, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये कुछ यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टअप दिए हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ स्टार्टअप्स आपकी नज़र में रहने चाहिए। बे फॉरवर्ड फिर से नहीं पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, बे फॉरवर्ड यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में बताए थे वही यहाँ पर लिखिए। ठीक जी, अब आ जाते हैं आगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर डिजिटाइजेशन इन रूरल इंडिया। तो पिछले 3 आर्टिकल डिजिटाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया के ऊपर ही पढ़े हैं। ये आर्टिकल सिर्फ ओवरव्यू के लिए रखते हैं और ऐसे ही देखते हुए चलेंगे। डिजिटाइजेशन इन रूरल इंडिया के ऊपर बेसिकली हमें टेक्नोलॉजी कौन से प्रोवाइड करनी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इमर्स रियलिटी, इन 3-4 टेक्नोलॉजीज़ का नाम लिख करके यहाँ आर्टिकल शुरू किया गया है। और ये भी लिख दो कि 70% लोगों के पास इंटरनेट है, 71, 74, 83। ठीक है, याद रखो इस चीज़ को। ये पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हो, 250 वर्ड का ऐसे आएगा, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखें तो किसान सुविधा पोर्टल स्टार्ट किया गया है। क्या मिलेगा इस पोर्टल पर? आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंस्टेंटली, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो कुछ जानना चाहते हो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये पोर्टल हो गया। दूसरा पोर्टल है फार्मर पोर्टल। फार्मर पोर्टल पर भी आपको क्या मिलेगा? रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस। आपको कुछ चाहिए इस पोर्टल के ज़रिए आपको मिल जाएगी। तीसरा अगर मैं बात करूँ, एम किसान। एम किसान एसएमएस पोर्टल है, आपको कुछ भी जानना है एसएमएस कीजिए, उधर से जवाब आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर एक नरेगा सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें उसको समझाता है ये वाला पोर्टल। ठीक है, इट एम्पावर्स द कॉमन मैन यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ फैसिलिटेटर। और राइट, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में मैंने आपको बता दिया। 6 करोड़ रूरल यूथ को यहाँ पर स्किल सिखानी है डिजिटल इंडिया के लिए। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है रूरल इंडिया तक, उनको कम से कम बेसिक अकाउंट के बारे में तो बताना है। जनधन योजना के बारे में आपको पता ही होगा, बैंक अकाउंट खोलने हैं वगैरह वगैरह। ठीक है,
उसके बाद भीम इंटरफेस यहाँ पर लॉन्च किया गया, एक खाते से दूसरे खाते में बिना किसी इंटरऑपरेबिलिटी के यहाँ पर इशू सोल्व किया जा सकता है। तो भीम यूपीआई इंटरफेस यहाँ पर लॉन्च किया गया। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए ई पंचायत के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ई नाम मंडीज़ के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर 28 स्टेट्स अब तक कनेक्ट हो चुके हैं इनके थ्रू। तो अभी जो ये इशू चल रहा है सब इसी से रिलेट कर सकते हो आप। पूसा कृषि, ये क्या है? द ऐप हेल्प द फार्मर्स टू फाइंड ईजी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम इन देयर फार्म फील्ड। उनके फार्म फील्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप यहाँ से ऐप के ज़रिए मदद ले सकते हो। सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताया। 12 न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको पता है 2015 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इन सब स्कीम्स के बारे में अगर आपके पास नोट्स हैं इकोनॉमी के तो वहाँ से जा कर के ओवरव्यू लीजिए, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भी शुरू की गई है। ओके, फ्लैगशिप प्रोग्राम है पावर मिनिस्ट्री के अंदर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रोवाइड करेगा कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू द एंटायर रूरल इंडिया, ताकि पावर ना जाए और इरिगेशन करने का जो टाइम है वो यहाँ पर मिस ना हो, ठीक है। गर्व ऐप लॉन्च किया गया है, ग्रामीण विद्युतालय मोबाइल ऐप, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, ठीक। और राइट, तो आपको ये भी पता है कि बेनिफिट्स क्या हैं डिजिटाइजेशन के, यहाँ पर इन सबको नहीं पढ़ेंगे। बेनिफिट पता है डिजिटाइजेशन के, जो अभी पीछे पढ़ा है इतने सारे, वो सभी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। भाई स्किल प्रोवाइड करोगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई लर्निंग सीख पाएंगे, ठीक है। और मैनुअल वर्क यहाँ पर कम किया जा सकता है, मैनुअल वर्क को कम किया जा सकता है। एजुकेशन का डिजिटाइजेशन कर दो तो भी सही रहेगा, ठीक है। इससे फ्लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन किया जा सकता है, मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहे हैं, एनजीओज़ की मदद ली जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। जो पेरिशेबल गुड हैं, किसान रेल चलाई गई, किसान उड़ान स्कीम चलाई गई, ठीक है। तो वो सभी स्कीम्स यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि किसान रथ यहाँ पर चलाए गए थे, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर प्ले कर सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यही हो जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के किसानों की मदद करें, तब जा कर के कुछ हो जाएगा, ठीक है। डिजिटाइजेशन तभी हो पाएगा, हंगर माल न्यूट्रिशन भी ख़त्म करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी पूरे करने हैं, उस सब के लिए प्रोटीन रिच क्रॉप्स अपनानी पड़ेंगी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, कोल्ड चेन का जो है एफिशिएंट डेवलपमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी। पीपीपी मॉडल्स के ज़रिए यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ओके, और राइट, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भीम जनधन और जीरो बैलेंस अकाउंट। अब बार बार इन चीज़ों को रिवाइज़ मत करवाओ, और खुद भी अगर वीडियो दोबारा से देख लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। और राइट, इसके बाद ओके, और राइट, outlined below are the some of the key areas where the PPP model could be a crucial use include, ठीक है। तो ऐसे कुछ एरियाज़ नीचे दिए गए हैं जहाँ पीपीपी मॉडल काम आ सकता है, जैसे प्रोवाइडिंग कटिंग एज टूल्स जैसे कि सबसे अच्छा टूल्स तो यही है कि आप जो स्टबल बर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आप उसको यहाँ पर सोल्व कर सको तो ज़्यादा अच्छा है। हैप्पी सीडर मशीन प्रोवाइड करा सको तो 3-4 बेनिफिट यहाँ डायरेक्ट हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल बेनिफिट कितना ज़्यादा बड़ा है, और भी चीज़ें हैं, जैसे नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हो कि क्रॉप रोटेशन का यूज़ करो, वेदर पैटर्न जो है वो देख करके यूज़ करो, फर्टिलाइज़र्स का अच्छे से इस्तेमाल, हाई यील्ड कैसे जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वेस्ट वाटर का यूटिलाइजेशन किया जाए, मतलब जिस क्षेत्र में किसान को तकलीफ़ होती है वहाँ आप उसकी मदद कर सकते हो, ठीक है। ओके, और भी इस तरह के कुछ छोटे प्रोजेक्ट हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेल्पिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर पूरी कुरुक्षेत्र मैगजीन आई थी 2019 दिसंबर वाली, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी मैगजीन थी फूड प्रोसेसिंग के ऊपर। खैर वो सब चीज़ें यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन द प्राइवेट सेक्टर, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है। और राइट,
गवर्नमेंट क्या कर सकती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, वहाँ पर उनको टैक्स रेशनलाइजेशन, ड्यूटी एग्जेम्पशन, इंक्रीज़ इन पब्लिक स्पेंडिंग, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग और एफडीआई का इन्फ्लो वहाँ पर बढ़ा सकती है सरकार। सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर सकती है। और किसानों की डायरेक्ट इनकम बढ़ाने का इससे अच्छा साधन नहीं है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदें, और किसानों को सब्सिडी भी दे सकती है। एग्रीकल्चर के ऊपर स्टार्टअप्स अभी पढ़ाए, कुछ यूनिकॉर्न्स भी हैं। यूनिकॉर्न्स वो होते हैं जिनकी जो वैल्यूएशन कैप होती है वो $1 बिलियन से ऊपर की होती है, उनको स्टार्टअप्स के बजाय हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, और ये यहाँ पर कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न में आपको कुछ नहीं लिखना, जो पढ़ा है इतना सारा उसी को लिखना है। ठीक है, ओके। आगे आ जाते हैं पल्स प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, हालांकि ये आर्टिकल इससे रिलेट नहीं करता, ऑफ पीट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, पर फिर भी लास्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को ज़रूर से देखिए क्योंकि पल्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है यूपीएससी का भी। ठीक है, ओके, देखिए ये देखिए, पल्सेस का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में जो हमारी फूड बास्केट है इंडिया की, उसको प्रिडोमिनेंटली ये यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा योगदान पल्सेस का रहता है। जितनी भी फूड बास्केट है उसमें सबसे ज़्यादा पल्सेस का योगदान देते हैं। इतनी भारी मात्रा में पल्सेस इंडिया के अंदर जो है प्रोड्यूस होती हैं। साथ ही आपको पता है कि प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होती हैं पल्सेस। उसके बाद ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, पल्सेस सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, गौर फरमाइए। ठीक है, इन सब के लिए हमने फार्मर्स के लिए 3 बिल जारी किए। इन बिल को पढ़ाने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब हर आदमी इन बिल को जान चुका है क्योंकि भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। तो एपीएमसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो अब एक्ट हो गया है, एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट और द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 3 एक्ट लागू किए गए थे जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी। अब आपको क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कितना पल्सेस का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस रीच्ड रिकॉर्ड लेवल ऑफ 231.3 lakh metric ton and 254.2 lakh metric ton during the 2016-17 and 2017-18। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। ठीक है, 2017-18 तक ये प्रोडक्शन यहाँ देखने के लिए बढ़ा है। ओके, और राइट, उसके बाद अब ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि पल्स का प्रोडक्शन 1950-51 में क्या था, ये चीज़ें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, तो ये मुझे लगता है यहाँ पर कुछ काम का हो सकता है। फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2015 to 2017 द यील्ड ऑफ तूर दैट इज़ खरीफ क्रॉप द लोएस्ट वाज रिकॉर्डेड बाय कर्नाटका। कोई ज़रूरत नहीं है भाई एक पर्टिकुलर जो है पल्स के बारे में पढ़ने की। ठीक है, या इस टेबल पर थोड़ी सी निगाह मार लीजिए कि यहाँ पर तो लिखी हुई हैं कुछ पल्सेस। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है उनकी एनुअल ग्रोथ रेट इन द प्रोडक्शन। तो आप बस इतना देखिए कि कोई भी प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो लगातार नहीं है, हर एक ग्रोथ जिग जैग मैनर में है। तो किसी भी तरह की दाल का प्रोडक्शन यहाँ पर लगातार देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से देखनी है। दूसरा, इनका एमएसपी भी दिया हुआ है कि इनका एमएसपी 2016 से 2021 के बीच किस तरीके से चेंज हुआ है। ठीक, तो एमएसपी देखिए, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, तो लगातार बढ़ा है पिछले 5 सालों में तूर का एमएसपी। तो और उड़द का एमएसपी भी लगातार बढ़ा है, ये भी लगातार बढ़ा है, ये भी लगातार बढ़ा है, और एमएसपी लगातार बढ़ते बढ़ते ही आज ये कंडीशन है कि लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये एमएसपी बढ़ने के इतना फ़ायदा हमें देखने को मिला है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं किस किस दाल के, इतना भी ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है। ठीक, बस बेसिकली देख लीजिए, तूर के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र इन का यहाँ पर बोलबाला चलता है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, बाकी आपको इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना। या ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया था 2007-8 में। इंक्रीज़ करना था प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, पल्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट। सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करना था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी थी, एनहेंस करना था फार्म लेवल इकोनॉमी। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का लक्ष्य क्या था और कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद आप नीचे चलें
तो बफर ऑफ स्टॉक ऑफ पल्सेस, इस समय कितना स्टॉक है हमें नहीं जानना कि इस समय आपके पास कितना स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और राइट, उसके बाद अगर हम और चलें आगे, तो इंपोर्ट ऑफ पल्सेस एंड ट्रेड पॉलिसीज़। और राइट, इसमें आपको क्या जानना है, एक अलग अलग, ये आपको नहीं जानना, ये आपको नहीं जानना, ठीक है। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट मोर देन 95% imports have been from least developed countries, with Myanmar, Mozambique, Malawi, Tanzania and Sudan contributing 93% of total तूर import। ओके, मैंने सोचा पूरी पल्सेस का import दिया होगा, गलत। ये सिर्फ तूर के बारे में बात की गई है। एक पर्टिकुलर दाल के बारे में हमको इतना नहीं पढ़ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। मूंग और उड़द के बारे में भी इतना नहीं पढ़ना। ये डाटा आपको सारा छोड़ना है, कुछ डाटा नहीं पढ़ना। ये सारा डाटा छोड़ना है, कुछ डाटा नहीं पढ़ना। क्यों दिया गया ये डाटा पता नहीं। ओके, फिर इन चीज़ों को ही ग्राफ के ज़रिए समझा दिया गया, आपको ये भी नहीं पढ़ना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ओके, ये भी कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ना था, ठीक है। तो इतना आपको इसके अंदर पढ़ना है, और ये आपका लास्ट आर्टिकल यहाँ पर था, ठीक है। इसी के साथ हमारी कुरुक्षेत्र मैगज़ीन दिसंबर 2020 का जो संस्करण है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आया तो। ऑलराइट, और तो यहाँ पर 49 पेजेस थे, 52 पेजेस थे, और एडिटोरियल उसके, सॉरी एडिटोरियल नहीं, एडवर्टाइजमेंट के पेजेस यहाँ पर हटा दिए गए हैं, तो इस वजह से ये 49 पेजेस की मैगज़ीन आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी कुरुक्षेत्र मैगज़ीन दिसंबर 2020 का संस्करण। डिजिटल इंडिया के ऊपर हमने पीएचडी कर ली है, ठीक है, पीएचडी हमने कर ली है। ऑलराइट, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।